हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 जो भी अपियर हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन कंपाइलेशन आपको प्रेजेंट कर रहे हैं 2009 से 2011 सॉरी 2009 से 2021 तक जो भी ऐसे आए हुए हैं। अब तक जितने ऐसे 2009 से 2021 तक पूछे गए हैं, इसमें आपको उसका कंपाइलेशन मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट ऐसे। कोई भी ऐसे है उसमें क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, किस ढंग से लिखे जाने चाहिए, ये हमें जानना जरूरी है। ए लॉट ऑफ टाइम होता है या पूछा जाता है कि क्या जो स्टैंडर्ड ऐसे है उसे हमें सीखना चाहिए प्रैक्टिस से, या फिर हमें कुछ जो ऐसे कंपाइलेशन मार्केट में मिलते हैं हम उसे कर ले तो काम हो जाएगा। या कभी भी स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं कि नोट्स दे दीजिए। रिमेंबर ऑलवेज कि आप नोट्स मार्केट में जो लिखे हुए हैं और जो भी चीजें हैं उनसे आप एवरेज मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। एवरेज मार्क्स इन द सेंस कि मान के चलो कि 20 मार्क्स का ऐसे है, आपने 8 मार्क्स प्राप्त कर लिया, 9 मार्क्स प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 10 प्लस। एवरेज में मैं 10 प्लस कर रहा हूं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे किसी ऐसे में 14 प्राप्त कर सकते हैं, 13 प्राप्त कर सकते हैं, बट बिलीव मी, इन एवरी ऐसे यू विल नॉट गेट 14 और 15। सपोज फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट गेट 15 मार्क्स, तो आपको बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करना पड़ता है। आज के डेट में आपके पास 4 ऐसे है, 2 आर्गुमेंट है, 2 रिपोर्ट है, 1 रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, 1 प्रेसी है, प्लस ग्रामर है। इतनी चीजें बोलना शायद आसान हो जाता है, लेकिन उसको लिखना डिफिकल्ट होता है। उसके बाद विद अवेलेबल टाइम एंड स्पेस, आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है और लिमिटेड टाइम होता है। स्पेस 3 पेजेस आपको ऐसे में दिया हुआ है, 3 पेजेस आर्गुमेंट में, एवरी ऐसे 3 पेज ऐसे, एवरी ऐसे 3 पेजेस, एवरी आर्गुमेंट 3 पेजेस, every report writing 2 pages, and so on. For presi writing, obviously separate box format is given, and for reading comprehension and grammar separate spaces are given. तो हमें कुछ चीजों को बेसिक्स ध्यान रखना है, लेकिन उससे बहुत अधिक जरूरी है प्रैक्टिस करना। ऑलवेज रिमेंबर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये बिगिनर्स के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सपर्ट प्लेयर के साथ भी प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। माई ऑन प्रॉब्लम आई एक्सेप्ट, एंड अदर मेनी कैंडिडेट्स प्रॉब्लम इज सेम कि जब लिखने के लिए बोला जाता है, लॉट ऑफ कैंडिडेट में जिन लोगों को देख रहा हूं जो सेलेक्ट हो चुके हैं या रिटेन 2 टाइम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, कुछ उनके लिए भी चैलेंज होता है। एक और चीज हमने देखा, कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें हेजिटेशन समाप्त हो चुका है। इन द सेंस की हेजिटेशन बहुत कम रहा है। लिखने के लिए कोई भी चीज दिया जाए तो वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो कोशिश करते हैं। और बहुत लोगों की जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो हेजिटेशन बहुत बड़ा मायने रखता है। तो कभी भी ध्यान रखो कि आप जितना लिखोगे उतना आपका फायदा होगा। ये ऐसे ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन इंडेड क्वेश्चन यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप डाइवर्स डायमेंशन में चल सकते हो, बट स्टिल इसका मतलब डाइवर्स डायमेंशन में चलने का ये मतलब नहीं है कि आप जो भी लिख दोगे। इनफैक्ट इसमें भी आपके लिमिटेशंस लगाए हुए हैं, लेकिन उस लिमिटेशन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये नंबर ऑफ के तरीके से आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछा जाता है या फिर आपके जीएस में पूछा जाता है, मान के चलो कि सिविल सर्विसेज के मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें कुछ चीजें चेंज आपका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाता है कमेंट, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, एनालाइज, एक्सप्लेन, इवेल्युएट, क्रिटिकली इवेल्युएट। फिर आपका होता है राइट अ नोट, शॉर्ट नोट, elucidate the given statement or substantiate the given statement,
एन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, तो हर टर्म्स में डिफरेंट चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी में एविडेंस देना होगा, किसी में चीजों को समराइज करना पड़ेगा, किसी में आपको क्लियरिटी लाना पड़ेगा एविडेंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ। लेकिन ऐसे में कोई भी टर्म नहीं लिखा हुआ है कि इलुसिडेट, या फिर आप एक्सप्लेन, क्रिटिकली इवैल्यूएट, या कुछ ऐसे टर्म्स आपके पास नहीं दिए हुए हैं। तो आपके पास लिबर्टी है, ये बात मानो, लेकिन उस लिबर्टी को भी एक लिमिट में रखा गया है कि वो लिबर्टी आपका किस लिमिट में काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट है जानना। यदि हम ऐसे को देखें, तो ऐसे एक एल्डस हक्सली बहुत बड़े ऑथर रह चुके हैं, और एक बहुत अच्छा बुक है द ग्रेट न्यू वर्ल्ड, ठीक है, द ग्रेट न्यू वर्ल्ड। और ये आदमी जो एक तरह से ह्यूमन माइंड के साथ बहुत प्ले एक तरह से खेलते हैं, और मॉडर्निटी को किस ढंग से चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत सारे इस पे लिखते हैं। इनका ही फेमस कोट है, ब्यूटी ब्यूटी इज वर्स देन वाइन, इट इंटॉक्सिकेट्स बोथ होल्डर एंड बिहोल्डर। तो और बहुत सारी चीजें हैं, ये जो आप जो देख रहे हो, बहुत सारे मॉडर्न ड्रग्स वगैरह हैं, इन सारे चीजों पे भी बहुत सारा चीज को इन्होंने लिखा है। एक तरह से जो एक्सट्रीम प्लेजर होता है, डिफरेंट टाइप के प्लेजर्स, इसके बारे में भी इनका है। तो इनका कहना है ऐसे के बारे में कि ऐसे इज लिटरेरी डिवाइस, ऐसे एक लिटरेरी डिवाइस है फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो इसे एक लिटरेरी डिवाइस है फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। ये एल्डस हक्सली का है कि कोई भी ऐसे है, एक तरीका है एक आपका, कि वो कोई भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे, ऑलमोस्ट यानी कोई भी टॉपिक दुनिया में हो सकता है, उस पर कुछ भी आप लिख सकते हो, ये एल्डस हक्सली कहते हैं। यदि हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन देखें, तो वो क्या कहता है, ऐसे इज शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, उस पर आपको ऐसे लिखना है, तो ऐसे शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। अब देखो दोनों डेफिनेशन में उस अनुसार देखो, तो आपको तो क्लियरिटी नहीं हो पाता है कि इसमें क्या क्या कंक्लूड करना है, क्या सॉरी क्या क्या इंक्लूड करना है, ये तो आपको इनसे पता नहीं चलेगा। डेफिनेशन जो होता है वो एक समझ के लिए चीज होती है। अब देख, जस्ट इमेजिन करो, इसको ले उस अनुसार देखोगे, तो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, तो अब ऐसे आपका 300 वर्ड्स में बोला जा रहा है, सिविल सर्विसेज का ऐसे आपका 1000 टू 1200 वर्ड्स में दिया जा रहा है, कभी कभी उनको 2000 वर्ड्स से लेकर के 2400 वर्ड्स के बीच में भी लिखने के लिए दिया, और या कोई ऐसे 5000 वर्ड्स में भी लिख सकता है। तो शॉर्ट पीस रिलेटिव टर्म है, कोई इसके डेफिनेशन नहीं है। सिंपली अब इसको यदि ऐसे लिखने लगते हो, तो आप नोवेल नहीं लिखोगे, इसका ये मतलब है कि 400 पेजेस का कोई नोवेल नहीं लिख देगा, या जो आपका बहुत बड़ा डिक्शनरी 1000 पेज का है, उस कंपाइलेशन उस ढंग का नहीं करेगा। तो एक शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब है डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है हर वो चीज का। अब क्लास 10th का एक स्टूडेंट है, उससे डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है, क्लास 12th का स्टूडेंट है, उससे डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है उसके, और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, या आप एज असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हो, तो आपका डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अब असिस्टेंट कमांडेंट में ही देखो, कुछ टाइम ऐसे 600 वर्ड्स के पूछे जा रहे थे, 600 वर्ड्स का एक ऐसे पूछा जाता था, 4 दिया हुआ है, ये हम सारे देखेंगे। कुछ है 800 वर्ड्स का पूछा जा रहा था, 1 इसमें 4 आउट ऑफ 1। फिर उसके बाद अभी जो वर्तमान समय में आपका लंबे समय से चलता आ रहा है, 300 इंटू 4, ठीक है, 6 आउट ऑफ 4, 6 में से 4 को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपका डेफिनेशन है। नेक्स्ट यूपीएससी क्या कहती है, व्हाट यूपीएससी सेज। यूपीएससी कहती है कि कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। आपके पास ऑब्वियसली है, आज के डेट में मल्टीपल टॉपिक पे पूछा जाता है। They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely,
क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। अब ये टर्म यदि देखोगे, एग्जैक्ट एग्जैक्ट टर्म जो आप यूज नहीं कर पा सकते हो, कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कोई ऐसा नहीं है ना, आप ऑब्जेक्टिव में ही एग्जैक्ट इनफैक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें एग्जैक्ट, यस, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो क्रीमिया को किस देश से रसिया ने आपका एनेक्स किया, तो ये यदि यूक्रेन है तो इसके यूक्रेन सही है, एब्सोल्यूट आंसर है। लेकिन कोई भी ऐसे वगैरह होता है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं होता है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि क्रेडिट विल बी गिवन टू फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, तो जितना क्लोज में रहोगे, इन द सेंस इसका है कि क्लोज, जितने क्लोज में होगे मार्क्स उतने होंगे। लेकिन यदि जस्ट इमेजिन करो कि यूपीएससी के जो भी एग्जामिनर हैं उनको ऐसा लगता है कि ये एग्जैक्ट जो हम चाह रहे थे, वॉट एवर वी वेयर विशिंग, वॉट एवर इट वॉज आस्क्ड, the candidate wrote same exact expression, there is no grammatical mistake, exact 300 words he or she has written, paragraph, all paragraph are almost equal size, introduction is excellent, main body is excellent, तो आपको 19 मार्क्स भी दिए जा सकते हैं। 20 के 20 कोई भी कभी नहीं देगा, इस वजह से कि कहीं ना कहीं पता चला कि सेकेंड जो भी चेक किए कोई भी ये होगा कि 20 किसी का कैसे आ गया, तो मान के चलो 19 दे सकता है, 18 दे सकता है, बट 14 तक कैंडिडेट को 14 मिल जाता है। 14 15 भी कुछ कुछ हिस्से में कुछ कैंडिडेट को 15 भी मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टॉपिक होता है दे विल एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, to arrange their idea in orderly fashion and to write concisely। Sometime क्या होता है कि आप कोई भी एसे को रट्टा लगा लिए और उस एसे को जाकर के वहां लिख रहे दिए, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। तो जब आप फार्म लॉ या फार्म बिल या जो भी अभी रिपील किया जा रहा है उस पर आपको यदि आता है तो उसके लैंग्वेज को आप देखोगे। ये मैं इसमें कंपाइलेशन जो 13 इयर्स का टोटल दे रहा हूं इस वजह से कि आप हर टॉपिक को एनालाइज करो, हर टॉपिक को देखो। इन 13 इयर्स में आपके पास रिपीटेशन भी कुछ टॉपिक के मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं रहेंगे, उसमें डिफरेंस होगा। और मैं आपको लंबे रूट को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो लास्ट में जो नोट्स मांगते हैं, ऑब्वियसली मैं उसके फेवर में नहीं होता हूँ, मैं लंबे रूट के फेवर में होता हूँ। यदि शॉर्ट रूट से देर आर फ्यू एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, बट हम जनरल की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हम जो एवरेज कैंडिडेट हैं उनके एक्सेलेंट की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बोलेंगे नहीं मैंने कुछ किया नहीं, जस्ट एग्जाम में गए एपियर हो गए। मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम ऐसा ही था, मैं एपियर हुआ और रिटन क्वालिफाई कर गया, ऑब्वियसली है। तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई वैक्यूम में नहीं क्वालिफाई करता है, उसके पास ऑलरेडी उस कैंडिडेट के पास कंटेंट है, वो डिजर्व कर रहा है, वो किसी दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस वजह से तो आप ये जो है एनालिसिस हर क्वेश्चन का जरूरी होता है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, आखिर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके क्या पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या वो कहना चाह रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन विच ये आपका स्पेसिफिकली असिस्टेंट कमांडेंट पे अभी का जो क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। अभी आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर, किन टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल पर स्पेशली, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये ब्रॉड एरिया हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब एक अच्छा एसे का क्या कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट्स है, हेडिंग, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। यूपीएससी आपको ये
काम नहीं दे रही है, ये काम एग्जामिनर का है। ये एग्जामिनर ने इसको ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है आपके लिए। और कहीं भी ऐसे जब कोई भी क्वेश्चन सेट किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि रैंडम, हाँ अब एक्सपीरियंस हो जाने के बाद जो होता है रैंडम आपको कोई भी सेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं 2017 से देखा जाए तो क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। पेपर 2 जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसके फुल मैं करता हूँ। और पेपर 1 के इनिशियली मेरे कुछ कंपोनेंट होते थे, फिर धीरे-धीरे करके आज भी कुछ और लोग भी क्वेश्चन कंट्रीब्यूट पेपर 1 में करते हैं और उनका जो भी है एग्रीगेट मैं देखता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ टाइम सारे क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ, ये करके कुछ मेरे अपने क्वेश्चंस होते हैं ये। लेकिन पेपर 2 में सारे क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट टाइम एक्सेप्शन, फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, बट ऑलमोस्ट सारे को मैं करता हूँ। तो अब क्वेश्चन को सेट करना ऐसे नहीं है ना रैंडमली या कोई भी ये कर दिए, नहीं। या आप किसी भी सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को देखो, जस्ट इमेजिन करो कि कितना भी प्रिपरेशन कोई भी कैंडिडेट कर लेता है, फिर भी लगता है कि कुछ कंपोनेंट हम मिस कर गए। बहुत बार क्या होता है कैंडिडेट क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाता। तो हेडिंग, एक अच्छा हेडिंग होना चाहिए। तो हेडिंग का काम आपका जो है यानी कि टॉपिक जो है आपको वो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। अब आपके पास अभी क्या काम है टॉपिक में? टॉपिक में आपके पास काम है कि 4 को सेलेक्ट करना, यानी कि 6 दिए हुए हैं 4 पे लिखना। इसके 2 मेथड हो सकते हैं, या अदर सिलेक्शन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सम टाइम क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको 1, 2, 3 ऐसे अच्छे तरीके से आता है या उस टॉपिक को देखा हुआ है ऑलरेडी। हम जितने भी ईयर में टेस्ट सीरीज फॉर एग्जांपल कंडक्ट किए हैं, तो बहुत ऐसे होते हैं कि मेजॉरिटी इनडायरेक्टली रूप से क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो टॉपिक हमने दिया है वो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है एक्सेप्शन केस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी वेस्ट बंगाल वायलेंस था, वेस्ट बंगाल वायलेंस था तो वो मान के चलो रिपोर्ट राइटिंग, तो उसमें वो हमने दिया हुआ था। या फिर जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस, तो हमने स्टूडेंट को उन चीजों को उसको स्पेसिफिक ये बोला हुआ था, लेकिन वो दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस नहीं, में एग्रीगेट जो जनरल ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस था वो दिया हुआ था। अब आप यदि जनरल ओवरऑल इंडिया का देखोगे ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस और दिल्ली का देखोगे तो देयर विल बी डिफरेंस। आप सेम उस चीज को नहीं लिख सकते हो। मेजोरिटी कंपोनेंट सेम होंगे लेकिन आपको उसके अनुसार मॉडिफाई करना होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो आप एन नंबर ऑफ टॉपिक्स को 100 टॉपिक्स के आसपास यदि प्रॉपर तरीका से लिखोगे तो क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली रूप से मैक्सिमम मिल जाएंगे। फिर आपका इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन। तो आपको एक्चुअली 2, 3, 4 पर ही फोकस करना है और पहला काम जो है यूपीएससी खुद ही कर दे रहा है। फर्स्ट थिंग है कि टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। कहीं भी आप देखोगे तो कैंडिडेट टॉपिक समझ में सही से समझ नहीं पाते हैं इस कारण से। और इनफैक्ट ये कैंडिडेट न्यू कमर के साथ नहीं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने कई सारे कैंडिडेट को आपको कुछ प्रेजेंट ऑलरेडी कर चुका हूं जो रिटेन क्वालिफाई हैं। उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2020, 21 या फिर 2019, 21 या 2019, 2020 इसमें क्वालिफाई रिटेन है। तो उनको भी मैं उनको सीरीज आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। उसमें हमने बोला कि मिनिमम 10 कैंडिडेट्स का आपको प्रेजेंट करूंगा। उसमें मैं देख रहा हूं कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी उस एग्जाम में 2 टाइम्स क्वालिफाई कर गए हैं या फिर सिविल सर्विसेज का मेंस लिखे हैं या फिर सिविल सर्विसेज का मेंस लिखने वाले हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है ये समझने में। जब तक आप एन नंबर ऑफ प्रैक्टिस, इसी वजह से कहा जाता है कि आप एन नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करोगे, ए लॉट ऑफ टाइम आप खुद उस बात के विटनेस हो, शायद हो सकता है आप उस ओपिनियन के खुद हो कि एन नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट का ये होता है कि जैसे ही रिटर्न हुआ यदि आप कट ऑफ कुछ करो, मान के चलो कि यदि दो कि 125 पेपर 1 में जाएगा और कंबाइंड आपको 205 फॉर एग्जांपल जाएगा। अब जो कैंडिडेट को 125 नहीं 120 आ रहा तो वो उखड़ जाएगा कि सर इतना ज्यादा कैसे जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा। अब रिजल्ट आया उसका नहीं होगा, फिर बोलेगा नहीं 140 से कम नहीं गया होगा, 150 से कम नहीं गया। कोई बोलेगा हम 150 ले आ रहे हैं और पेपर 2 भी कंप्लीट किया और फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। पेपर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिलीव मी।
कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पेपर कंप्लीट करने के बाद भी उनको 30 मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स आते हैं, 20 मार्क्स आते हैं। दिस इज नॉट अ जोक। आई एम स्टैंडिंग विटनेस। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट है जिनको कि एक्चुअल में 45 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, रियल में 200 बोलकर पूछो तो वो पेपर हम कंप्लीट कर पाए हैं। मैं टेस्ट में भी देखा है कुछ ऐसे कैंडिडेट, जब मैं ऑफलाइन, अभी तो ऑनलाइन वाले में ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, इस वजह से ना कि यदि पेड होता है तो कोई भी यदि मान के चलो कि डिपेंडिंग ऑन, कभी हमने 100 रुपये लिया, 150 रुपया लिया, 250 रुपया लिया, 500 रुपया लिया। अब आज की डेट में मान के चलो 500 में पेपर 2 का टेस्ट, तो जनरली वही लोग कैंडिडेट 500 रुपये लगाते हैं, या इनफैक्ट 50 भी रहेगा तो वही लगाएगा जो कि जिसको लगेगा यस हम लिख सकते हैं। तो जनरली ऐसा 10-15 वाला इसमें नहीं मिलते हैं। लेकिन इलाहाबाद में जब मैं टेस्ट लेता था तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते थे कि जो पूरे पेपर 28 पेज हमने दिया, उस 28 पेज को पूरे भर दिए हैं। मार्क्स कितने आ रहे हैं? तो लीनियंटली मैंने देखा तो 30 दिया। यदि उसको स्ट्रिक्ट में चेक करते तो 20 आते। तो ऐसे कैंडिडेट होते हैं। तो आप कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है कि हम टॉपिक को बहुत बार समझ नहीं पाते हैं। ये ग्रामर में तो है कि आप यदि जानते हो तो आप लिखोगे, नहीं जानते हो तो उसमें क्या करोगे। तो सबसे पहली बात है टॉपिक को सही तरीके से समझो। और इसी वजह से इसमें मैं कंपाइलेशन आपको दे रहा हूं कि उन 13 ईयर्स वाले में आप टाइम दो, उसमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दो, और हर टॉपिक को नेट से सर्च करो प्रॉपर। एक चीज देखना कि यदि ये जो 13 ईयर्स का मैं आपको कंपाइलेशन दे रहा हूँ, इसी को यदि आप पूरे तरीके से, अगला ये लक्ष्य रखो कि हम 1 मंथ तक हर दिन एक टॉपिक, 2 टॉपिक पर नेट पे सर्च करेंगे, उसके बारे में देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव क्या है। ये एक्सरसाइज भी आप यदि 1 महीना कर लो, उसके बाद आपको लगेगा कि ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जिस चीजों को हम समझ रहे हैं तो वो कंफर्टेबल है। तो आपको टॉपिक सही तरीके से समझना है। अब इंट्रोडक्शन जो है, एक और जो है टॉपिक समझना है और जो टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो टॉपिक सिलेक्शन में हमने ऑलरेडी बताया कि 2 मेथड है, आइदर आपका सिलेक्शन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आइदर सेलेक्ट करो या एलिमिनेट, इन द सेंस कि मान के चलो 6 है, 6 में 4 पे लिखना है, तो 2 आप अच्छे तरीके से जानते हो तो 2 को सेलेक्ट कर लिया। अब 4 बचा हुआ है और 2 उसमें से रहना है। अब 4 का 4 जो बचा हुआ है उसमें किसी में भी आपको अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, किसी में भी आपकी क्लियरिटी नहीं है, तो जो 2 सबसे खराब लग रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 4 लिखने ही है। आर्गुमेंट और रिपोर्ट में आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपके पास विकल्प ही वो नहीं। इनिशियली एक टाइम था उसमें विकल्प था, जो आपको एक लिखना है, लेकिन आज के डेट में मान के चलो कि विकल्प नहीं है उसमें। लेकिन जिसमें विकल्प है आप आइदर सिलेक्शन करो या एलिमिनेशन। अब इंट्रोडक्शन जो है, तो स्टार्ट विद एनी कोट। इंट्रोडक्शन में क्या है कि स्टार्ट करना है, कोई कोटेशन दो, किसी फेमस पर्सन का कोटेशन दो, नैरेटिव कोई भी इंसिडेंट है उसकी नैरेटिव दो, या न्यूज़पेपर नैरेटिव, कोई भी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आया हो, कोई आर्टिकल आया हो, कोई स्मॉल सा पीस हो, किसी का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। और डेफिनेशन, कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल लोन वोल्फ अटैक पे यदि आता है, तो लोन वोल्फ अटैक पे है तो लोन वोल्फ अटैक को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या वो है। तो किसी भी चीज को आइदर डेफिनेशन से कर सकते हो यदि डिफाइन करने वाला है टर्म। तो अब मान के चलो कि कम्युनल वायलेंस पे आया, तो कम्युनल वायलेंस को आप डिफाइन कर सकते हो, उसको अपने सेंस में कर सकते हो। अब डेफिनेशन का ये हमेशा नहीं होता है कि एग्जैक्ट किसी पर्सन का ये लिखो, तो ये लिखोगी कि इन लेमैन टर्म द डेफिनेशन ऑफ, या फिर इन लेमैन टर्म कम्युनल वायलेंस मीन्स दिस, और इन जनरल पैरलेंस लोन वोल्फ अटैक इज दिस। ठीक है, तो वो उससे कर सकते हो। किसी का कोट, एक चीज ध्यान रखना कि जब कोटेशन आप लिखते हो किसी पर्सन का इन्वर्टेड कॉमा में, तो नॉर्मली ये जो है कि कोशिश ये करो कि उस पर्सन का नेम आपके पास आना चाहिए। नेम आपके पास है तो ये, और या फिर कर सकते हो कि फेमस प्रोवर्ब,
ये है फेमस प्रोवर्ब, अब उसके बाद ये लिख दो, फेमस प्रोवर्ब सेज दिस। और नेम यदि आप जानते हो तो ये बहुत अच्छा। सम टाइम क्या है कि कैंडिडेट सिर्फ दे देते हैं कोटेशन और उसके बाद उनका नेम नहीं लिखते हैं, तो इससे होता ना कि आप उस बंदे को ड्यू रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो। उन्होंने कोटेशन दिया और उसका आप ड्यू रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो, तो आपको ड्यू रिकॉग्निशन उस पर्सन का देना चाहिए, उस बंदे का देना चाहिए। तो ये आपके पास जरूरी है, ये चाहिए। उसके बाद आप देखोगे, यदि हम ये देख लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हम कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें हम नेम नहीं जानते हैं। तो नेम यदि नहीं जानते हैं तो नॉर्मली उनका जो है, या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, या सिंपली सम फेमस पर्सन सेज और उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हो। नॉर्मली इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो एट एनी कॉस्ट 20% वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट 20% भी ज्यादा। आपके ऐसे 300 वर्ड्स के इस समय होते हैं, तो 300 वर्ड्स के हैं, तो जनरली कोशिश करो जो आपका इंट्रो होना चाहिए वो 40 से लेकर के 60 वर्ड्स के आसपास का होना चाहिए। एट नो कॉस्ट 60 वर्ड्स से ज्यादा का इंट्रो आपको किसी भी कीमत पे नहीं लिखना है। जनरली जो है कि 3 पार्ट में इसको बांट लो, कि आपके पास 3 बॉडी ही है, 3 मींस 3 पार्ट ही है। जो फर्स्ट पार्ट जो आपका टॉपिक है, तो टॉपिक तो ऑलरेडी उन्होंने हेडिंग जो है दे ही रखा है, तो आपका इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। तो जनरली ये रखना है कि 20% के आसपास वर्ड्स, मींस 15 to 20% वर्ड्स जो है आपको डिवोट करना है इंट्रो में। फिर आपका जो 60 से लेकर के 70% जो वर्ड्स है वो आपको डिवोट करना है मेन बॉडी में। और जो आपका 10 से 15% डिपेंडिंग ऑन समरी में आपको डिवोट करना है, ये नॉर्मली। और एक चीज देखो कि जनरली ट्राई करो कि पैराग्राफ, चाहे वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो, मेन बॉडी का पैराग्राफ हो, पैराग्राफ ऑलमोस्ट सेम साइज का होना चाहिए। तो वो ब्यूटीफुल आपका लगता है। मेन बॉडी में आपका क्या है, मेन बॉडी है कि हेयर यू हैव टू डेवलप आइडिया, जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। आपको प्रॉब्लम समटाइम कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम अराइज करना होता है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। तो ये मेन कंपोनेंट है। इसको जस्टिफिकेशन इसमें जरूरी होता है कि आप आइडिया जनरेशन कर रहे हो तो उसको जस्टिफाई करोगे। उसको जस्टिफाई किससे करोगे, लॉजिक से, और सपोर्ट किससे करोगे, एग्जाम्पल से। तो जस्टिफिकेशन आप इसमें दोगे, आइडिया को जनरेट करोगे, क्योंकि जो मेजोरिटी है। अब इंट्रोडक्शन में क्या करते हो, इंट्रोडक्शन में टॉपिक को खोल रहे हो, टॉपिक को ओपन कर रहे हो, यू आर ओपनिंग द टॉपिक। लेकिन बॉक्स जब ओपन हो रहा है तो सबके पास क्यूरियोसिटी होती है। कहीं भी देखोगे, जो जादूगर वाला देखो होगे या कुछ और, कभी भी मूवी वगैरह में देखते हो, तो जब इंट्रो क्या होता है, वो टॉपिक को ओपन करता है। टॉपिक जो ओपन हो गया तो क्यूरियोसिटी होता है कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। अब टॉपिक ओपन हो गया, इंट्रोडक्शन अच्छा आपका रहा, मेन बॉडी में कुछ है ही नहीं है, सब कबाड़ा है, तो फिर जो आपका एग्जामिनर है उसका मूड ऑफ हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि ये सो टॉपिक को ओपन आप किए हो, अब यहाँ आइडिया को जनरेट करो, डेवलप करो, और उसको जस्टिफाई करो लॉजिक से, और जो लॉजिक से और एग्जाम्पल से उसको ये प्रूव करना है। Here you are supposed to write 3 to 4 पैराग्राफ, मैक्स 4 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ से ज्यादा। अब लाइन वाइज यहाँ नहीं लिखना है। जनरली जब क्वेश्चन आंसर सेशन में होता है, क्वेश्चन फॉर्मेट में होता है, तो आपके साथ ये ऑप्शन होता है, और इनफैक्ट बोला भी जाता है कि आप पॉइंट वाइज में लिखो। तो हो सकता है किसी चीज में 10 पॉइंट्स आप लिख दे रहे हो, लेकिन यहाँ 10 पैराग्राफ उस ढंग से लाइन में नहीं लिखना है। ट्राई टू कीप ऑल पैराग्राफ्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम लेंथ। इसी में आपको कोहेरेंस इस्टेब्लिश करना है। जो ऑर्डरली फैशन में कहा जा रहा है ना, कि कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम यहाँ सब हेडिंग, जनरली कुछ कैंडिडेट सब हेडिंग लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है कि नाउ आई एम राइटिंग इंट्रोडक्शन, ये नहीं लिखा जाता। नाउ आई एम राइटिंग मेन बॉडी, नाउ आई एम राइटिंग कंक्लूजन, ये नहीं।
सब हेडिंग आप डिफरेंट तरीके से दे सकते हो। ये दे सकते हो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, या जैसे मैं कुछ कैंडिडेट का आपको दिखाऊंगा कि जो सब हेडिंग टाइप के लिखते हैं। अभी जैसे हमने आपको ऑलरेडी प्रेजेंट किया हुआ है ऐसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे कैंडिडेट का जो सिविल सर्विसेज का भी मेंस लिखे हैं, उनका बहुत अच्छा मार्क्स आया उसमें। तो वो हमने दिखाया हुआ, आप उनका देखना कोहेरेंस। और एन नंबर ऑफ ऐसे हम ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत सारे टेस्ट के कॉपी प्रेजेंट कर चुके हैं। उसमें से उन कैंडिडेट्स का भी जो 2 टाइम्स क्वालिफाई हुए हैं रिटन में, और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो इस प्रोसेस में हैं और वो उन्हें मैं अच्छा कैंडिडेट मानता हूं, तो उनके एन नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिनके कॉपी मैं आपको प्रेजेंट कर चुका हूं। इसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो एक्चुअल में क्वालिफाई तो नहीं कर पाए रिटन भी, लेकिन उनका मैं समझता हूं कि पेपर 2 बहुत अच्छा था, तो उनके। अब कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में क्या है कि समराइज द टॉपिक, जो आपने अब तक लिखा है उसको समरी में, क्योंकि जो एग्जामिनर है यदि मान के चलो कि मेन बॉडी में कुछ मिस कर जा रहा है, तो वो एटलीस्ट इससे समझ पाए समरी से कि क्या एक्चुअल में इसमें लिखा गया है, विद पॉजिटिव नोट्स जनरली, अनलेस अदरवाइज कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, इट शुड नॉट बी द रिपीटेशन ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को ही रिपीट नहीं करना है, रिपीटेशन अवॉइड करना है, और जो चीज लिखे हो उसको भी डायरेक्ट वो नहीं लिखना है। आपको क्या करना है कि डिफरेंट वे में समरी को प्रेजेंट करना है। इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर अनलेस अदरवाइज कंटेक्स्ट रिक्वायर्स। यदि कोई ऐसा सिचुएशन न दिया हुआ हो, कोई ऐसा स्थिति न दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना होता है कि कंक्लूजन को जो है वो फ्यूचरिस्टिक आपका होना चाहिए। अब ये हम पेपर को देखते हैं 21 से लेकर के कुछ टॉपिक्स को देखते हैं, और ये आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन पहले हम कुछ को और देखेंगे। हमेशा देखो, जब भी कहीं भी होता है, आप जीरो से यदि हो, तो इन टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को देखो, समझो। और जहां भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो भी जिनके भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एन नंबर ऑफ वीडियोस प्रेजेंट किए हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के राइटअप आपको अब तक देखा जाए तो कम से कम हमने ऐसे टेस्ट और ये सब मिला करके कम से कम 50 ऐसे आपको प्रेजेंट किए हुए हैं, उसके वीडियो बनाए हुए हैं। आप उनको देखो, एज मेनी टाइम एज देखो, और आप जिनका भी लगता है अच्छा, जो भी है, जो किसी सिविल सर्विसेज के क्वालिफाई एस्पिरेंट्स हैं, या फिर और जो भी हैं आपके सीनियर हैं, आपके ये जो भी हैं, उनका देखो पहले। लेकिन देखने के बाद चीजों को समझने की कोशिश करो, और फिर लिखने का अर्लीस्ट, जितना जल्दी आप लिखने की कोशिश करोगे, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतना फायदा होगा। बिलीव मी, आप सिंपली ऐसे रहोगे कि हमारा हो जाए ऐसे, तो बहुत मुश्किल है। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तो आपको गलतियों का एहसास नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि हम अभी बस कंटेंट 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 तैयार कर लेते हैं, एग्जामिनर एग्जाम में जाएंगे और लिख देंगे। बिलीव मी, वो वहां आप गलती करोगे तो आपके पास एग्जामिनर कॉल करके नहीं पूछेंगे कि सर ये आपने क्या लिखा है, या मैम आपने ये क्या लिखा है, मैं कितना नंबर आपको दूं। यहाँ आपके पास विकल्प होता है, आपको अवार्ड मार्क्स किया जाता है जो भी। तो इसमें है, यदि आपके कोई सीनियर हैं, कोई फ्रेंड हैं जो क्वालिफाई किए हुए हैं, या जिनको आपको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं, तो आप उनसे लिख करके दिखवाओ, चेक कराओ, या फिर ऑब्वियसली है टेस्ट लिखो, पेड प्रोग्राम को आप ज्वाइन करो। इसमें 21 का, अब फॉर एग्जांपल जैसे देखोगे कि चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। अब ये टॉपिक आपको पहले भी पूछा गया है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक जो इनडायरेक्ट रूप से ये टॉपिक और भी पूछा गया है। तो अब चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, ये ऐसे मैं 1-2 दिन में प्रेजेंट करूंगा एक कैंडिडेट का। हाउएवर वो 21 में रिटेन क्वालिफाई हैं सीएपीएफ के, और 21 का जो सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसका भी मेंस लिख रहे हैं। But I'm not satisfied with what essay he has presented. One essay, I asked him to write the essay, but I'm not satisfied with the writing of that candidate कि आप ऑलरेडी क्वालिफाई किए हुए हो, उसके बाद आप ये लिख रहे हो। फिर भी मैं उनका जो वीडियो है वो मैं प्रेजेंट आपको करूंगा, जो भी है जल्दी ही 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन में प्रेजेंट कर दूंगा। आप देखोगे कि जो एक्चुअल में लिखा गया वो क्लोज में नहीं है, तो मार्क्स आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा।
लेकिन जितना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। तो चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया यदि है, यानी कि भारत के सीमावर्ती देशों में चीन की आर्थिक नीति, आप चाहे हिंदी लैंग्वेज में हो या इंग्लिश लैंग्वेज के हो, आपके पास ऐसे में अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है कि आप जिस भी भाषा में चाहो लिख सको, बाकी में तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप ये करो, लिखो उसको जैसे भी। तो चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्री हैं, तो जो अभी अफगानिस्तान का इशू है, या फिर चाइना में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, या फिर नेपाल में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर उसके बाद जो है जो आपका बांग्लादेश है, ठीक है, तो बांग्लादेश आपका चिटगांव पोर्ट और ये सब कुछ एरिया है। फिर आपका देखोगे कि हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ ये श्रीलंका है। फिर देखोगे कि मालदीव में बीच में काफी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। तो ये कंट्री के संबंध में अब उस कैंडिडेट ने ग्लोबल लेवल पे चले गए बहुत ज्यादा, और एक तरह से एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाया कि वो टॉपिक चाइनीज हेजिमोनी के बारे में लिख रहे हैं या चाइना के जो इकोनॉमिक पॉलिसी बॉर्डरिंग कंट्री इंडिया के हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ आपको टॉपिक को सिमट करके रखना है। फिर नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम, अ बून और ए बेन। अब ये टॉपिक देखो, ये जो हमने एक तरह से वर्क फ्रॉम होम को जो है टेस्ट में एज ए टॉपिक दिया हुआ था, और ये हमने एक तरह से आर्गुमेंट राइटिंग में ये टॉपिक दिया होगा था। तो वर्क फ्रॉम होम, अ बून और ए बेन, अब ये जो है इसका मतलब है कि आप कंक्लूजन में ये नहीं दोगे कि ये बून है, या प्रूव नहीं करना है कि बून है या बेन है, यानी कि वरदान है या अभिशाप है, ये आपको प्रूव नहीं, आपको लॉजिक देना है कि इसके ये एडवांटेज हैं और इसके ये डिसएडवांटेज हैं। बट इन नैरेटिव आपको किसी को फेवर करना है, लेकिन ये नहीं कहना है कि ये सही, ये ही सही है। मिक्स बैलेंस आपको रखना है, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, बून और बेन, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इनको आप स्टडी करोगे। नेक्स्ट, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज ए फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। तो पार्टी पॉलिटिक्स यदि इंडिया में है तो ये फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस है, इसमें आपको एग्जांपल्स देना है। तो पॉलिटिकल पार्टी का आपको दोगे, जनरली नेम आप अवॉइड करोगे, इंडिविजुअल का नेम आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे। पॉलिटिकल पार्टी का ये करो, या स्टेट का नेम दो, स्टेट में ये स्टेट, ये पॉलिटिकल पार्टी इटीसी, लेकिन जनरली नेम को अवॉइड करो। तो ये इसमें आप एग्जाम्पल दोगे। अब एग्जाम्पल दोगे तो आपको जो 1960 के आसपास से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये फ्लरिशिंग पार्टी पॉलिटिक्स, यदि फ्लरिशिंग बिजनेस है, तो ये आपका एक तरह से 1990 के बाद जो है ये चीजें ज्यादा देखने को मिली गई है। अब इसमें से डेटा आपको ये दोगे, डेटा दोगे कि जो यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एग्जाम्पल है, अब नेशनल पार्टी वगैरह पार्टी का आप नाम ले सकते हो, यस पार्टी है, ये है, तो उसमें से आपको कुछ लेटेस्ट डेटा, आप फॉर एग्जांपल जो वर्तमान में 17th लोकसभा चल रहा है, तो उसके आप कुछ डेटा प्रेजेंट करोगे। तो इसमें आपको इंडिविजुअलाइज नहीं होना है, ये बात को कभी कि बहुत ज्यादा हमको इंडिविजुअल नहीं। और एक चीज यदि इसमें बैलेंस होना चाहिए कि किसी एक, मान के चलो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में दो धड़े हैं, एक तरह से थर्ड फ्रंट भी है, टाइप का भी हमेशा बनते रहते हैं, थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट। लेकिन जनरली यदि हम दो धड़े को देखें तो एक एनडीए है और एक यूपीए है। तो आपको बैलेंस में रखना है कि दोनों तरफ के लोगों को, किसी एक को नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करने लगे तो आप यूपीए के तरफ जो टिल्ट हैं उनको कर दो, और एनडीए के तरफ। स्पेसिफिकली हम पर्सनलाइज इसमें नहीं होना है, हमें डेटा के तौर पे चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट आपका है अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो बेरोजगारी और न्यू शिक्षा नीति। तो न्यू शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या है। अब इसका मतलब ये देखो, टॉपिक क्या है ना, ये ओपन टॉपिक है। अब इसको कंप्रीहेंड करना, अब इसको कंप्रीहेंड इस ढंग से नहीं ना करोगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का मीन्स हाउ टू improve the situation of employment and minimize the situation of unemployment
इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो सबसे पहले ये टेक्निकल एक तरह से है, टेक्निकल में नहीं जानते हो, अब बिलीव मी, इस टॉपिक को पूरा आप किसी ने 350 वर्ड्स भी लिख दिया, 300 या 350 वर्ड्स, सब्सटेंशियल कुछ नहीं लिखा तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। आप ये नहीं सोचो कि कुछ भी लिख दोगे और 12 नंबर, नहीं, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये टेक्निकल है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। तो अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये इसका मतलब है कि अर्बनाइजेशन एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस है, वो हो रहा है। और इनफैक्ट इट इज एज्यूम्ड कि 2040 तक, करीब 2040 या 2045 तक, 2045 तक हाफ ऑफ पॉपुलेशन आवर हाफ ऑफ पॉपुलेशन विल रिमेन इन अर्बन एरिया। 2011 सेंसस यदि देखोगे, 2011 का सेंसस तो अप्रॉक्स 31% जो थे हमारे पॉपुलेशन वो अर्बन एरिया में रह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग टू अर्बन एरिया। लेकिन आज के डेट में आई एम हैप्पी कि अब बहुत सारी चीजें जो है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के कारण, बिजली सप्लाई, वाटर सप्लाई, टैप वाटर, कभी हम बहुत दिन तक ये सोच नहीं सकते थे कि गवर्नमेंट के द्वारा हमारे भी घर में टैप वाटर आ जाएगा। और आज दिस इज द ट्रूथ। नेशनल हाईवे और हाईवे, जब बचपन से एक तरह से देखा जाए तो जब से हमारे गांव के बगल का रोड, हाउएवर इन द पेपर इट वाज नेशनल हाईवे, लेकिन वो नेशनल हाईवे की स्थिति क्या बुरी थी, वो बहुत मुश्किल होता था, खास करके रेनी सीजन में। एंड लास्ट 1 ईयर से मैं देख रहा हूं कि नाउ रियली हाईवे मींस हाईवे, वो हाईवे बहुत शानदार बन चुका है। तो अब गांव में भी सुविधाएं हो रही है, लेकिन फिर भी स्टिल अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज्यादा शहर के लिए। तो अब अर्बनाइजेशन इज हार्डस्ट टू ह्यूमन हेल्थ, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अर्बनाइजेशन का डिमेरिट्स ही करोगे। why urbanizations? What is the condition of urbanization? How many people, how much people are staying in urban? क्या अर्बन सिटी के अम्यूनिटीज हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो ये सिर्फ हजार्डस है तो ये नहीं निगेटिव 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 पंप करना है, उसको सब्सटेंशिएट करना है कि इट इज हजार्डस और इट विल बी हजार्डस इफ थिंग्स आर नॉट बीइंग टेकन केयर। यदि चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हो, चीजों को सही से नहीं कर पा रहे हो, तो वो हजार्डस होगा। नेक्स्ट आपका है इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू, ये देखो, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये ऑलरेडी आपको प्रेजेंट किया जा चुका है, ये एक कैंडिडेट का प्रेजेंट किया जा चुका है जिन्होंने सिविल सर्विसेज के एसए में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और 2020 एंड 21 में रिटेन भी क्वालिफाई किया असिस्टेंट कमांडेंट का, और सीएससी का भी मेंस लिखा और एसए में इन्हें 133 मार्क्स मिला था, तो उनका ये मैंने प्रेजेंट किया था और ये भी टॉपिक में प्रेजेंट करूंगा। इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। तो इन्फिल्ट्रेटर्स है तो उसको एक तरह से आप कहीं भी, जो इंडिया का बॉर्डर में मेनली जहां इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, तो कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान, कुछ जो है चाइनीज रास्ते से मान के चलो हैं, कुछ आपके नेपाल के रास्ते से और कुछ म्यांमार के रास्ते से। तो इन्फिल्ट्रेटर्स क्यों है, कंडीशन ये क्यों अराइज हुआ? क्योंकि नाउ जो कन्वेंशनल वॉर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इनफैक्ट यदि डिक्लेयर्ड फॉर्म में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर देखो तो 1971 में हुआ। 1971 के वॉर यदि है, डिक्लेयर्ड वॉर नहीं था। 1919 का जो कारगिल है, तो उस कारगिल के टाइम में आप लोगों में से जो 22 का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब कारगिल कन्फ्लिक्ट हो रहा था, कुछ लोग पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे। एक्सेप्शनल कैंडिडेट ही हो गए, जैसे जिनको मान के चलो एक सर्विसमैन हो, और फिर आप जो भी और कोटा है, आप रिजर्वेशन में भी आ रहे हो, और मीन्स कम्युनिटी रिजर्वेशन और एक सर्विसमैन, तब आप थोड़े से आपको मेमोरी होगी, अदरवाइज मेमोरी, बहुत सारे लोग आप पैदा ही नहीं हुए थे जो 2022 में पेपर लीक हो गए। तो लेकिन वो हुआ,
तो ये क्या था, इन्फिल्ट्रेटर्स था। तो कन्वेंशनल वॉर नहीं हो रहे हैं इस कारण से। तो ये ऐसे आपको प्रेजेंट किया जाएगा, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है, ठीक है। तो ये 2021 में। अब इनको जब तक टॉपिक को आप प्रॉपर तरीका से नहीं समझोगे तब तक मुश्किल होता है। अब ये फिर देखो इसमें कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उभरते खतरे, यानी कि इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। जस्ट इमेजिन करो कि जो 2021 में इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। और सोचो कि ये है सेम, ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आपको इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, सेम इंटरनल सिक्योरिटी पे आ गया। अब जस्ट इमेजिन करो कि इस 2020 के यदि आपने प्रॉपर तरीका से जिन कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया होगा तो कम से कम 21 में उसको कुछ ना कुछ लिख सकते थे। इसी वजह से मैं कहता हूं इसमें टाइम दो। मैं लंबे रूट का फॉलोअर हूं, लॉन्ग रूट मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करो, लेकिन आपका बेस जो हो, पिलर जो हो, वो स्ट्रांग हो। तो इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपके, तो भारत के आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरे। तो ये उभरते खतरे जो बहुत सारे हैं, टेररिज्म है, आपका कम्युनलिज्म है, फिर आपका माओइज्म है, ठीक है, फिर जो आपका मोब लिंचिंग है, ये सब के सब इंटरनल सिक्योरिटी के आपके थ्रेट्स हैं। फिर डिफरेंट थिएटर्स हैं, किस थिएटर में कहाँ कौन सा सिचुएशन हो रहा है, फिर जो आपके बहुत सारे इशू हैं, तो उनको आपको लिखना है। तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो टेररिज्म है उसको, नहीं, टेररिज्म ही नहीं है। अब फिर ये देखो, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पुरुष के वर्चस्व की अभिव्यक्ति है, यानी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीमेल डोमिनेशन। तो जो ये फीमेल डोमिनेशन कहीं ना कहीं, सॉरी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। तो मेल डोमिनेशन जो है, ये क्या है कि लॉकडाउन में यदि देखा गया, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉकडाउन में देखा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बढ़ा। बहुत सारी चीजें क्यों, क्योंकि क्या है कि मेल भी घर में रह रहा है, फीमेल भी घर में रह रहा है। तो जो मेल है वो सोचता है कि हम सुप्रीम है। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग को यदि देखा जाए, बाहर से यदि देखोगे तो मेल है, फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन वीमेन यदि देखो तो इंटरनली सी इज स्ट्रांग, सी इज स्ट्रांग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जितनी दर्द वीमेन सह लेती हैं उतना मेल नहीं सह सकता। फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता है कि एक बच्चा पैदा होने में वीमेन जितना दर्द सह लेती है, पुरुष उस दर्द का जो यदि मेजरमेंट का यूनिट हो है, तो उस दर्द को यूनिट में मेल नहीं सह पाएगा। या फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन करो कि सिचुएशन क्या होता है कि कुछ जो आपके विमेन है, तो जो उस एज में मान के चलो 15 से 50 फॉर एग्जांपल हम ले, तो वो उसका उनका सपोज ये है मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहा है ये रेगुलर रूप से। तो उसमें क्या है, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत पेन होता है। अब जस्ट इमेजिन करो, अब आप एज ए मेल हो तो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, यदि आप उन, क्योंकि आप तो उस दर्द से नहीं गुजर रहे हो हर महीने, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, जनरली 5 डेज बोला जाता है। तो 5 डेज, यदि वो 5 डेज प्रॉब्लम फेस कर रही है तो आप तो नहीं कर रहे हो। अब उस 5 डेज में भी वीमेन को से हर काम करवाओगे, या किसी कारण से फॉर एग्जांपल वो ऑफिस जा रही हैं तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, तो आप उनको एक तरह से वायलेंस ये कर रहे हो उसके लिए। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। इसको आपको जो एनसीआरबी डेटा वगैरह है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उनके डेटा से आप प्रेजेंट करना है, आइडिया जनरेशन करना है कि एक इंडिया कहीं ना कहीं कितना बुरा लगता है कि हम एक तरफ से देवी पूजा करते हैं, और बहुत बार देखोगे दुर्गा पूजा या कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिसमें हम कुमारी कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको सम्मान के साथ ही करते हैं। और वही लड़की यदि एक लेडी है, या आपकी बहन है, या आपकी वाइफ है, या आपकी मदर है, तो आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, या आपकी बहू है, व्हाट्सोएवर कंडीशन में ऑब्वियसली है, आप एक एस्पिरेंट है तो आपकी बहू और बेटी नहीं होगी अभी उस कंडीशन की, ठीक है ना, इन द सेंस। लेकिन एज ए हम मेल के तौर पे
तो ये चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये सबको डेटा से थोड़ा सा बैकअप करोगे, क्योंकि पूछने का यही मतलब था। अब है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साख का संकट, यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इसमें से ये जो है, कुछ किसी इंडिविजुअल पर्सन का नेम इसमें मेंशन जनरली नहीं करना है। कुछ केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में या उस ढंग से, तो उन केसेस का जिक्र आपको करना है। किसी भी पर्सन का, आप इन नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पर्सन हैं जिनका कभी मैं देखना नहीं चाहता हूं, या आप लोग में से भी बहुत लोग हैं उसको देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि ऐसे ही लगेगा, देखने के साथ ही आप उस चैनल को खोलोगे तो लगेगा कि आप ऑलरेडी बायस है। तो ए लॉट ऑफ पीपल हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है, टीआरपी चाहिए, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अब आप ये देखोगे, टीआरपी वाला भी इशू को आपको उसमें जिक्र करना था, क्योंकि टीआरपी स्कैम वगैरह जो हुआ उस कारण से भी ये चीजें आई। ठीक है, तो जो टेक्निकल चीजें हैं हमको टू मच पर्सनल नहीं होना है। नेक्स्ट इसमें है कि सिक्योरिंग इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर इज ए चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। देखो ये टॉपिक भी वही इन्फिल्ट्रेटर्स वाला, ये इससे क्लोज में मिल रहा है। तो रिलेटेड टॉपिक देखो रेगुलर पूछा जा रहा। तो ये जो है अब है चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो कैपेबल नहीं है। इनफैक्ट हमारे एक्स आर्मी चीफ और वर्तमान में जो सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने कहा इंडिया इज रेडी टू फाइट 2.5 फ्रंट वॉर। 2.5 फ्रंट का मतलब है पाकिस्तान, चाइना प्लस इंटरनल सिक्योरिटी जो है मईस्ट, और ये का सिचुएशन जो है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस इज रेडी टू फाइट 2.5 बैटल। 2.5 का मतलब वो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप ये टॉपिक को देखोगे तो बोलोगे कि ये एकदम इंडियन आर्म फोर्सेस कोई काम की नहीं। नहीं, इसमें जो चैलेंजेस आपको दिखाओगे कि क्या क्या चैलेंज है हमारा। फॉर एग्जाम्पल रफ टेरेन है, होस्टाइल नेवर्स हैं, ठीक है, जो टेक्निकल चैलेंज है हमारे पास। तो जो चैलेंजेस हैं उनको करना है, लेकिन ये भी दिखाना है कि चैलेंजेस को हम दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करने की जरूरत है। जब चैलेंजिंग है तो इसका मतलब और क्या करने की जरूरत है। अभी अधूरापन है, तभी ये पूछा गया है। सब चीज सही होता तो फिर वो करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आपका है पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज। तो पेरेंटिंग जो है, प्रतिस्पर्धात्मक भारतीय समाज में शिशु पालन एक चुनौती है। तो शर्मा जी का लड़का आईएएस कर गया, ये शर्मा जी का लड़का आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले लिया, आईआईटी बॉम्बे में उसको कंप्यूटर साइंस मिल गया, तुम क्या कर रहे हो शेर शाह के बेटे। तो ये जो सिचुएशन होता है कि बोले कि हमारे खानदान में अब तक कोई फेल नहीं हुआ और तुम गधा कहीं का फेल हो गए, तुम क्या मतलब हमारा इज्जत रह गया लोगों के बीच में। हमारे ये देखो भाई भतीजा है वो फर्स्ट रैंक लाया, ये नहीं। ये चीज जो ये कम्पिटिटिव ये में है, तो आपको सजेशंस उसमें देना है, लेकिन क्या चैलेंजेज आ रहा है, क्या अभी हम ये में है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। और ए लॉट ऑफ टाइम जो होता है ना, मार्क्स जो होता है वो क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करो कि मैं 2003 में 10th पास किया, तो मेरे टाइम में मेरे डिस्ट्रिक्ट में चूंकि एक आनंद किशोर आईएएस ऑफिसर ऑल इंडिया टॉप 10 में शायद उनका रैंक था, तो वो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ ही पहली बार आए थे 2002, हमसे एक साल पहले। पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट 13% हुआ, यानी ओनली 13% कैंडिडेट ही 10th में पास कर गए। जस्ट इमेजिन आपको करो कि लगेगा कि ये क्या बेवकूफी वाला बात है, ओनली 13% लोग पास कर पाए पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और जब मैं 2003 में दिया तो ओनली ये कैंडिडेट जो है 22% पास कर पाए। दिस वॉज द ट्रूथ, 22%। अब उसमें जस्ट इमेजिन करो कि मेरे ओनली 69% 69 पॉइंट समथिंग परसेंट मार्क्स थे, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 था। टॉप 10 में यानी कि किसी के ज्यादा मार्क्स नहीं, फर्स्ट रैंक का जो था हमारे ही स्कूल का था उसका 80% मार्क्स आया था, और 69% 69 पॉइंट समथिंग परसेंट में मैं टॉप 10 में डिस्ट्रिक्ट में था। यानी कि ये ठीक ठाक पोजीशन हमारा ये था, क्योंकि मार्क्स एक तो 22% ओनली कैंडिडेट पास कर पाए थे, और मार्क्स भी नहीं दिया गया था प्रॉपर तरीका से। और बिहार बोर्ड में अब मार्क्स दिया जा रहा है, उस समय नहीं।
तो जस्ट इमेजिन करो कि आज भी कुछ कैंडिडेट, कभी कभी मैं गांव में जाता हूँ तो 10th का अब उतना क्रेज नहीं रहा। पहले जब न्यूज़पेपर में निकलता था हमारे टाइम में कि रिजल्ट आया तो न्यूज़पेपर में निकलता था, तो हम लोग अपना रोल नंबर ढूंढते थे कि अच्छा पहले फर्स्ट डिवीजन वाला में, तो जिसको जो आशा रहता था फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन करके दिया हुआ रहता था। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ रहता था। तो मान के चलो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, सपोज हमारे डिस्ट्रिक्ट में सपोज 5,000 स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट्स अपियर हुए, तो उन 10,000 का फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के अनुसार तो कैंडिडेट अपने अनुसार चूज करेगा। तो ऑब्वियसली है, मुझे फर्स्ट डिवीजन है तो मैं फर्स्ट डिवीजन वाला मैं ये करूंगा। तो अब उस समय क्रेज रहता था कि रिजल्ट आया। आज भी जैसे कुछ कैंडिडेट क्या होंगे, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो पूछेंगे कि तुम तो एक अच्छे स्टूडेंट थे, तो अच्छा आपका कितना मार्क्स आया था उसमें 10th में? बोला इतना आया था। बोला अच्छा हमारा बेटा है उसका 80 आया है। तो आप इससे क्राइटेरिया ये नहीं लो कि मेरे 69 आए हैं और उसके 80 आए हैं तो वो हो सकता वो आपसे हमसे बहुत अच्छा कैंडिडेट है। या कुछ कैंडिडेट है, हो सकता है उसका 55 आए, लेकिन वो आपके बेटे से, बेटी जो भी है 80% लाई है, लाया है, उससे अच्छा हो सकता है 55% वाला। तो ये जो है क्राइटेरिया कि अच्छा जिसने अच्छा मार्क्स लाया है वो अच्छा, या किसी ने अच्छा कॉलेज में, ये डीपीएस में पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा नहीं, ये चीज नहीं होता। तो ये चैलेंजेस जो है, तो इसमें आपको ऐसे ये एक तरह से इसमें बहुत सारे जो हैं डेटा आपको ये दे सकते हो कि जो एनसीआरबी का सुसाइड रेट जो है, स्टूडेंट्स का सुसाइड कोटा, जो कोटा आपका अभी तो लॉकडाउन में बहुत सारी अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन कोटा में बहुत सारे देखोगे कि हर साल नोइंगली और अननोइंगली कुछ लोग डायरेक्ट जो कोटा में सुसाइड कर लेते हैं उनका तो आता है। कुछ लोग ऑलरेडी वहां से पास होकर के घर चले गए तो उनका कोटा में रिकॉर्ड बहुत बार नहीं आता है। लेकिन हर साल हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 11th क्लास में है, 12th क्लास में, वो सुसाइड कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक प्रेशर, इसी कारण से आप प्रेशर दे रहे हो नहीं, उसके और भी नंबर ऑफ रीजन है। हो सकता है उसका पर्सनल कुछ इशू हो, लव अफेयर या व्हाट्सो एवर, ये भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ रीजन। लेकिन ये पेरेंटिंग जो है ये भी एक इशू है, तो उसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आपका है सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता एक मानवाधिकार है, यानी इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट। जो कहते हैं ना कि अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने लगता है यानी कि बन जाता है, तो बोलते हैं कि नाउ वी आर एंटरिंग इन ईरा ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि कुछ पॉलिटिकल हम असमानता तो होगा लेकिन सोशल असमानता होगा। तो हमको सोशल जस्टिस इंश्योर करना है हर को, जो मिनिमम आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट के जो है प्रोग्राम चला रही है, चाहे या तो राइट टू वर्क है, राइट टू फूड है, या राइट टू लिवलीहुड है, या फिर राइट टू रेसिडेंस, मान के चलो कि इन द सेंस कि सबके लिए घर, फॉर एग्जांपल 22 तक सभी के लिए आवास। तो ये सब अधिकार जो हैं, ये अधिकार आप खैरात में नहीं दे रहे हो। इस देश का नागरिक होने के नाते सबका उत्तरदायी, सब के प्रति गवर्नमेंट की उत्तरदायी है, तो है। और कभी कभी ये होता है ना कि इंडिया में टैक्स बेस बहुत कम है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो गरीब भी पे कर रहा है। एक साबुन का टिकिया यदि गरीब खरीद रहा है, तो साबुन के टिकिए का जो कीमत है वो गरीब भी पे कर रहा है। तो एक गरीब भी पैसे पे कर रहा है, ऐसा नहीं समझो कि आप एक रिच पर्सन हो तो ही आप पे कर रहे हो। एक गरीब भी पैसे पे कर रहा है, एक गरीब भी कुछ ना कुछ टैक्स पे कर रहा है। और इनफैक्ट जस्ट इमेजिन करो कि किसी पर्सन का सेम कंपनी का ऑनर ये में एक लेबरर क्लास का बंदा है जिसको 10,000 पर मंथ मिल रहा है, और एक जो है 10,000 हर डे उसका मिल रहा है मैनेजर को। दोनों मान के चलो कि एक साबुन खरीद रहे हैं, तो दोनों सेम टैक्स पे कर रहे हैं। तो रिलेटिवली क्या है, पुअर अधिक टैक्स पे कर रहा है, रिच पर्सन जो है वो उसमें कम पे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये 2019 का है। द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। इसका मतलब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ये है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यदि आप ये करते हो, ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस को आपको जानना चाहिए, या फिर महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सो दिस मदर अर्थ हैज इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन बट नॉट द ग्रीड ऑफ एवरीवन। तो आप महात्मा गांधी को इसमें ला सकते हो, ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस को ला सकते हो, या अभी जो भी चल रहा है इन्वायरमेंट को लेकर के, इन्वायरमेंट को आप कंप्रोमाइज उससे नहीं कर सकते हो, वो आपका जरूरी है। फिर है ये जो है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप।
तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि आज हम किस ढंग से चीजों को, ए लॉट ऑफ टाइम होता है ना, बहुत बार आप देखोगे, आपने ये प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस अनुभव किया होगा कि बहुत बार क्या होता है कि 4 फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं एक जगह, कहीं खाना खाने के लिए आए हुए हैं। अब उसमें से क्या होगा कि वो जो चारों हैं, तो चारों अपने अपने फोन लेकर के बैठे हुए रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी के पास यदि आए हो, तो इट्स बेटर है कि आप उस चीज को करो, आप वहां जहां गए हो वहां प्रॉपर तरीका से बैठो, उनसे बात करो। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कुछ अच्छे भी काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि सोशल रिलेशनशिप वो निगेटिव ही इम्पैक्ट किया है। सामाजिक संबंधों पर सामाजिक माध्यम का प्रभाव, यानी कि उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, लेकिन एक ऑलवेज बिलीव कि जनरली आज के डेट में जो हो रहा है कि ये इससे निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है। अब इसमें से डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिवाइड करोगे और टॉपिक को खोलोगे, जितना आप चीजों को देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो ये ओल्ड एज के लिए अलग समस्या है, यंग के लिए अलग समस्या है, चिल्ड्रन के लिए अलग समस्या है। तो इन चीजों को, उसके बाद जो क्राइम बढ़ रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, तो ये भी हो रहा है, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो रहे हैं। तो उस पॉजिटिव इम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल लाइक माइंडेड ग्रुप जो है वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल, अब नेक्स्ट जो आपका है, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस। अभी देखो फार्म लॉ जो है वो चर्चा में है, और फार्मिंग सेक्टर जो है वो हमेशा टॉपिक चर्चा में रहेगा। और नो डाउट 22 के लिए भी आप तैयार रहो, कुछ ना कुछ इस पर टॉपिक जरूर आएगा, क्योंकि इसको रिपील करने का घोषणा कर चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो इस पर आपको हमेशा तैयार रहना है कि ये टॉपिक आपको ये आएगा, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो है रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका। तो कहीं भी सेना जो है राष्ट्र निर्माण में किस ढंग से भाग ले रही है, वो क्या है। सेना सबसे पहले क्या करती है, हमारे बॉर्डर को डिफेंड करती है। बॉर्डर डिफेंस प्रायोरिटी वर्क है। इनिशियली जो था, इनिशियली जो हमारी सेना का, किसी का भी सेना का काम क्या था, बॉर्डर डिफेंस मेन काम नहीं था। मेन काम था कि आइदर डिफेंस या फिर किसी पे अटैक करना। किसी का जो मेन एक काम, आइदर हमारी पूरी जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करना, या किसी पे अटैक करना और उस पर अधिकार जमाना। तो आज हमारा ये लक्ष्य अधिकार जमाने वाला ये नहीं है, किसी पे अटैक करना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो बॉर्डर डिफेंस पहला बात है। उसके बाद देखोगे कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मुंबई में कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले देखोगे कि एक फुट ऑन ब्रिज एफओबी कोलैप्स कर गया। अब उसको तुरंत इंडियन आर्मी ने उसको दुरुस्त किया। तो सेना के पास जो है इसकी एक्सपर्टाइज है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर उसके बाद यदि देखोगे कि क्या है, जो हमारा डिजास्टर आता है, तो डिजास्टर के टाइम में कंट्री को हेल्प करना। उसके बाद जो है यूथ में डिसिप्लिन वगैरह लाना। आज के यूथ कल के भविष्य हैं, तो यूथ्स को तो इन नंबर ऑफ थिंग्स को करती है। तो इस डायमेंशन में ओपन टॉपिक को करोगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, यानी ऑनलाइन खेल जो है युवाओं के लिए जोखिम भरा आकर्षण है। इसमें आपको कुछ गेम के नेम बताने होंगे, और जो ये उस समय था, इनफैक्ट हर बार होता है, जो ऑनलाइन किलर गेम। तो डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। अब इसमें से एडवांटेज नहीं बताओगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि ये डेंजरसली अट्रैक्टिव कर रहा है। तो अट्रैक्टिव होता तब उसमें कुछ चीजों को ये कर सकते, लेकिन डेंजरसली अट्रैक्टिव है तो इसका मतलब है इसके नेगेटिव इंपैक्ट ही करोगे। कुछ में जो है निगेटिव इंपैक्ट ऐसा नहीं बोलोगे कि उससे कुछ लड़के सीख भी रहे हैं कि कैसे रिस्क लिया जाए। नहीं, प्लीज ये मत इसमें करना कि उस चीज के लिए कि यदि कोई ऑनलाइन गेम किलर गेम खेल रहा है, तो वो यदि उस बंदा इंडियन आर्म फोर्सेस में जाएगा तो वो अदम्य साहस और दिलेरी का परिचय देगा। प्लीज ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो ये वाला आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका जो है द कम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स पे देखो, इसके पहले भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, यानी कि जो आपका पार्टी पॉलिटिक्स है वो एक तरह से फैमिली बिजनेस हो गया है। तो ये कम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि जो कोलिशन पॉलिटिक्स है कि किस ढंग से, या फिर स्टेट का डिफरेंट पॉलिटिक्स है, और फिर चीजें, तो उसमें से अब ये जस्ट इमेजिन करो, तो इसमें आपको कुछ कोलिशन ईरा के आपको लेने पड़ेंगे, आपको हिस्टोरिकल
इंसिडेंट्स को नरेट करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल एविडेंसेस को प्रेजेंट करना पड़ेगा, हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि किस ढंग से चीजें ये चल रही थी, ठीक है ना। तो ये आपको ये करना है कॉम्प्लेक्सिटी में। नेक्स्ट आपका 2018 का यदि हम देखते हैं तो सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगोट्री कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, यानी कि धार्मिक कट्टरता जन्य नागरिक अपराध जो है संविधान के अंतर्गत दंडनीय। ये वन ऑफ द टफेस्ट टू सी ईयर का था, आई नो, ठीक है। तो जो भी आपका ये टॉपिक था उसमें कुछ जो फॉर एग्जांपल काउ विजिलेंटिज्म, मूब लिंचिंग, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, या कुछ और जो आप इशू कर रहे हो कि जो गवर्नमेंट पे या कुछ प्रश्न जो कर रहे हो, वो कहीं न कहीं सही नहीं है। इनफैक्ट इसमें आपको अंबेडकर को एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने के लिए मैं इसी वजह से कहता हूँ कि ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी को यदि अच्छे तरीके से पढ़ोगे और अंबेडकर के भाषण को जब लास्ट जो होता है, संविधान जब बन चुका हुआ होता है, तो लास्ट स्पीकर एक तरह से जब अंबेडकर बोलने लगते हैं, अंबेडकर के उस स्पीच को यदि आप सुनोगे, तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से लिख लोगे। तो अंबेडकर का स्पीच, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट स्पीच, आप इसको सर्च करना, वो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, बहुत अच्छे वर्डेड है। उस चीज को यदि करोगे तो कहीं ना कहीं इसको अच्छे तरीके से लिख पाओगे। इसी वजह से मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी को स्टोरी के फॉर्म में बहुत सारे नैरेटिव्स, बहुत सारी चीजें दी हुई है। नेक्स्ट आपका फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड। इसके पहले देखो टॉपिक आपका इससे रिलेटेड आया हुआ कि फार्म वेवर एक तरह से ये समस्या का समाधान नहीं है, आपको नीतिगत परिवर्तन आवश्यक है। यानी कि जो फॉर एग्जांपल किसान का, फार्मर्स का इनकम 2022 तक जो है डबल करने का लक्ष्य सरकार ने रखा। ऑब्वियसली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं आई है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो एग्रीकल्चर है, तो इंडिया में 85% के आसपास जो फार्मर है स्मॉल एंड मार्जिनल है, वो जो होते हैं ये हैंड टू माउथ उनका एक कंडीशन होता है कि अन्न पैदा करते हैं, कुछ उसका जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए कुछ सेल करते हैं और अपना वो साल भर खाते हैं। कभी कभी फसल नहीं हुआ तो बहुत उनकी स्थिति बुरी हो जाती है। तो हम जो फार्म लोन वेवर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है कहीं ना कहीं देश के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन बहुत बार पॉलिटिशियन क्या है, वो चाहते हैं, जानते हैं कि हम अगले 5 साल के बाद पता नहीं शासन शासन में रहेंगे या नहीं, हम 25 साल का क्यों प्लान ये करें। लेकिन आपको कहीं ना कहीं करना होगा, और इस वजह से इस बार देखो कुछ चीजें करने की कोशिश की गई, कुछ फार्म जो लॉ थे उसमें अच्छे चीजें भी बहुत सारी थी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल कुछ होता है तो आपको पॉलिटिकल भी इसमें चीजों को ये इंक्लूड करना पड़ेगा। स्टेट वाइज आप कर सकते हो कि इस स्टेट में ये किया गया। इनफैक्ट बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने बोला कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स मैटर्स, तो आप इसको ये करना है। नेक्स्ट आपका है फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग अ पैराडिग्म शिफ्ट, यानी आर्थिक विकास से खुशहाली की ओर, यानी कि जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस होना चाहिए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। तो जीएनएच, जीडीपी की जगह जो है जीडीपी से हमको जीएनएच की ओर शिफ्ट करना है। भूटान का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। इसकी सम कंट्री है तो उनका जीडीपी बहुत बड़ा नहीं है। इनफैक्ट इस चीज को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि वंस वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा था तो उसमें भूटान के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि many people present in this summit are having more net worth than our entire जीडीपी। यानी भूटान का जितना जीडीपी है उससे बहुत ज्यादा नेट वर्थ कई इंडियन के पास है, बट स्टिल भूटान इज हैप्पियर देन इंडिया। और भूटान जो है बहुत सारी चीजों को, तो उसके केस में हम भूटान को ले सकते हैं। आप स्टेट्स लाइक सिक्किम इंडिया में ले सकते हो, बहुत सारी चीजों को वो इनफैक्ट प्रमोट करता है। तो इन चीजों को देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनामिज्म, जो आरक्षण है नागरिक गतिशीलता का दमन करता है। इस टॉपिक को भी लिखने में बहुत आपको सचेत रहने की जरूरत थी, क्योंकि यदि थोड़ा सा आप मिस्टेक किए, इसमें से एक ये टॉपिक, दो टॉपिक टफ था, ये वाला टॉपिक 2018 में, और एक ये कि रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनामिज्म, ये वाला आपके लिए टफ था और कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीका से ये आपको
अच्छे तरीके से इस पर सोच करके, क्योंकि रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनामिज्म का मतलब है नहीं है कि आप रिजर्वेशन को एज सच गलत ये कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आपको अल्टरनेटिव इसमें सॉल्यूशन देना है कि रिजर्वेशन शुड बी बट नोट द ब्लैटेंट, और ऑब्वियसली है कि व्हाट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, इसको भी आपको करना है, ये भी ऐड करना, और फिर क्या है वर्तमान में और क्या चीजें, फॉर एग्जांपल अभी ईडब्ल्यूएस का कोटा लागू हुआ, तो बहुत सारी चीजों को आपको जो कुछ है उसको देखना है। फिर है नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी, तो बहुत सारे चीजों को, कुछ इशू को लेकर के आपको, ये जो न्यूज़पेपर वगैरह में आपने सुना है देखा है ये करके, कि कुछ जो इंपॉर्टेंट इशू की किसके कारण से नहीं चल रहे हैं, और डेमोक्रेसी अब इसमें से ये दोगे ये कि एक 1 आवर यदि हमारा पार्लियामेंट चलता है तो कितना एक्सपेंडिचर होता है, जो जनता के पैसे हैं वो लग रहे हैं, और देश में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सही नहीं हो पाते हैं, या फिर जो वो अपेक्स बॉडी है पार्लियामेंट हमारे शासन का, मीन्स लॉ बनाने का, उसको देख करके नीचे के लोग, या नीचे के इन द सेंस की लोअर लेवल में, जैसे हम विधानसभा जाएं, विधान परिषद जाएं, या फिर उसमें ग्राम पंचायत जाएं, जिला परिषद जाएं, तो उस सब में भी इससे इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट आपका है प्रमोटिंग इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में नवोन्मेष उन्मुख दृष्टिकोण को प्रोत्साहन, यानी कि इनोवेशन जो, यानी जो आज के डेट में इनोवेशन जो है, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, या फिर बहुत सारी चीजों को किस ढंग से हम साइंस को इंक्लूड करें ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस ओर अट्रैक्ट हों, ये सारी चीजों को ये करना है। तो इसमें आपको कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स को जानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब तो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि ये जब पूछा गया था तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो था नहीं, लेकिन अब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है, तो उसमें क्या चीजें हैं उसको आपको लेना है। 2017 का ये सारे टॉपिक्स के, जो 2017 के सारे टॉपिक्स हैं उसके सारे ऐसे मैं आपको प्रेजेंट कर चुका हूँ रिटन फॉर्म में, सबके सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, इसमें आपको डीपीएसपी को ऐड करना चाहिए, या फिर संविधान सभा में जो कुछ लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे हमारे, वो उन्होंने क्या कहा, इन चीज़ों को ऐड करोगे तो बहुत अच्छा होगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन स्कोप एंड फ्यूचर, तो वो चूंकि डिमोनेटाइजेशन 2016 में नवंबर में हुआ था तो इस वजह से पूछा था, तो ये स्टिल आप उस चीज को देखोगे। लेस कैश इकोनॉमी का क्या स्कोप है, तो ये टॉपिक अभी भी रिलीवेंट है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में। हमेशा बोलता हूँ कि जो पहले आए हुए हैं वो टॉपिक, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास यदि होगी, सारे टॉपिक को आप एनालाइज करोगे, सारे टॉपिक के बारे में यदि नेट पे आप स्टडी करोगे तो बहुत उसका फायदा आपको होगा। इंडिया वर्सेस चाइना इन कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया, अब जस्ट इमेजिन करो कि यही टॉपिक आपका 2020 में आया, फिर से रिपीट होकर के, इसमें क्या है, ये इंडिया वर्सेस चाइना का रहा है, और इसमें क्या था कि चाइनीज इकोनॉमी का ये जो चाइना का इकोनॉमी पॉलिसी है एक तरह से इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स में, तो ये इंडिया का नेबरिंग स्टेट साउथ एशिया में आ रहा है, तो वो यही चीज आपका रिपीट एक तरह से हुआ। तो इसमें इंडिया वर्सेस चाइना है, इंडिया वर्सेस चाइना इन द सेंस कि इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। उसमें जो 21 वाला टॉपिक में है, जो चाइना का एक तरह से डोमिनेटिंग नेचर वाला है। नेक्स्ट आपका है थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, ये टॉपिक भी टफ था यदि आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि बहुत बार जो होता है, अब ये एनसीईआरटी यदि आप पढ़ोगे ना तभी आपको प्रॉपर तरीका से आप लिख सकते हो। एनसीईआरटी का यदि सोशियोलॉजी आप प्रॉपर तरीका से पढ़ लोगे तो वो आपका जो है बहुत अच्छा। मैं सोशियोलॉजी एनसीईआरटी का नहीं पढ़ने बोलता हूँ, लेकिन यदि आपके पास टाइम होता है तो आप इन चीजों को, जो हम कभी लंद फंद चीजों में ये रहते हैं क्या होगा नहीं होगा, तो ये सब चीज की अपेक्षा क्या है, आज की डेट में एनसीईआरटी की सारी किताबें फ्री अवेलेबल है, जो किताब आप चाहो एनसीईआरटी का डाउनलोड करो और उसको चैप्टर वाइज आप पढ़ लो। यदि आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो आप प्रॉपर तरीका से उसको रख लो अपना सिस्टम में और उसको देखो। मोबाइल है तो मोबाइल में ही आप देख सकते हो। तो ये आपका जो है एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीका से करोगे, क्योंकि चीजें सिविलाइज्ड में नहीं आती है कि हम वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो वही सिविलाइजेशन में नहीं आती है। सिविलाइजेशन हो सकता है कि जो बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, या जो पश्चिम विचारधारा को अभी जानते नहीं है कि और क्या होता है, फटे पुराने कपड़े वो पहनते हैं इस वजह से नहीं कि फैशन के लिए, क्योंकि उनके पास
चीजें नहीं है। इस वजह से फटे कपड़े दो लोग पहनते हैं, एक तो जिनकी कंडीशन लगती है कि हम बहुत अच्छे हैं तो फटे कपड़े वो भी जींस पहनते हैं, और एक गरीब आदमी भी फटा कपड़ा पहनता है। लेकिन गरीब आदमी फटा कपड़ा मजबूरी में पहनता है, और अमीर आदमी जो है वो शौक से फटे हुए कपड़े पहनता है। तो चीजें ये नहीं है कि आप जानबूझ करके कपड़े को इधर उधर फाड़ करके, या बहुत सारे चीजों को आप होटल में जा करके, रेस्टोरेंट में जा करके बहुत महंगे खाने खा रहे हो, उसमें आप एग्जांपल्स बहुत सारे दे सकते हो, ठीक है। क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया, वाटर समस्या एक ऑलरेडी ऑलवेज रहता है, और वाटर डिस्प्यूट्स जो डिफरेंट स्टेट्स में है, तो ये इसको आपको रेगुलर रूप से करते रहना है। द रिसेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो आज की डेट में स्पेस साइंटिस्ट के बारे में हमारा ये टॉपिक रिलेवेंट हमेशा रहता है कि स्पेस में हम किस ढंग से ये कर रहे हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट से ज्यादा अभी हमारा स्पेस साइंटिस्ट की ओर ध्यान देना है। 2016 का है, the onus of maintaining healthy relation with Nepal is on India. इंडिया नेपाल रिलेशन अभी भी ये है, तो ये टॉपिक एज सच जो है अभी भी इम्पोर्टेंट है। फार्मर सुसाइड इन इंडिया अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, तो फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, इसमें एनसीआरबी का डेटा आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। डेटा से बैकअप करते हो तो अच्छा होगा। फिर आपको डिफरेंट स्टेट्स में फिर ये करना होगा कि इसमें सोल्यूशन में कि किसान का जो फार्मर्स का इनकम डबल करने का कोशिश किया जा रहा है, उस चीज को भी ये दोगे। तो वो जो हमारी समस्याएं हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है फार्मर्स का, पर कैपिटा इनकम गवर्नमेंट में, मान के चलो कि गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या है, जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया ये कर रहे हैं, अधिक लोगों को हम एग्रीकल्चर से निकाल करके दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करें, और एग्रीकल्चर का जो बैकवर्ड लिंकेजेस है, फॉरवर्ड लिंकेजेस है, हम वो सुनिश्चित करें। जो हाई एल्डिंग वेराइटी का सीड्स वगैरह से लेकर के क्रॉप्स हैं, उन चीज़ों को ये करें। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में वो होगा, लेकिन क्यों हो रहा है प्रॉब्लम, वो उसको पहले प्रॉब्लम को अराइज करना है। मेजॉरिटी जो आपको प्रॉब्लम में, या कुछ जो सॉल्यूशन में आप दोगे। नेक्स्ट है, इंडिया नीड्स टू रीडिफाइन द रिलेशन विद बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ये टॉपिक जो है ये फिर से ये इशू में आया कि सेंटर, इनफैक्ट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट यदि ही देखोगे तो उसमें भी आएगा कि जो लीडर्स आप देखना, उसमें बोलेंगे जो सेंटर में रहना चाहते हैं वो बोलेंगे सेंटर के पास अधिक पावर होनी चाहिए। जो स्टेट लीडर्स थे वो बोलते हैं स्टेट सारे चीज तो आपने सेंटर को पहले ही दे दिया, अब ये भी आप कंकरेंट लिस्ट में रखोगे तो स्टेट को क्या बचेगा। आपको नहीं लगता है कि स्टेट को, जब आप नेहरू जी, पंडित जी, जब आप स्टेट को जिम्मेदारी ही नहीं देंगे तो स्टेट अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। तो ये सब सारी चीजें कहना था बहुत लोगों का। तो इसमें से आप एनसीईआरटी वगैरह बहुत अच्छा आपका सोर्स है उसके लिए। और फिर जो है कि अभी मान के चलो कोविड-19 पैंडेमिक में कहीं ना कहीं सेंटर जो है डोमिनेटिंग रोल में आई, और वो कहीं ना कहीं जो सोशल हमारा फैब्रिक था, सेंटर स्टेट रिलेशन, सॉरी सोशल नहीं, सेंटर स्टेट रिलेशन का जो फैब्रिक था वो प्रभावित हुआ। तो इसको नेक्स्ट आपका है कि इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आज पूरे जंगल को काट दो तो आपका जीडीपी अचानक बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन कल क्या होगा? कल सेम ऑक्सीजन, वही है ना कि किसी भी चीज को आप ये कर रहे हो कि सम टाइम क्या होता है ना, दिस इज बेस्ट एग्जांपल, कि एक किसान होता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, हम इसको से जोड़ करके उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम के तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक किसान होता है, फॉर एग्जाम्पल उसने मस्टर्ड पैदा किया, वो मस्टर्ड उसने सस्ते में बेच दिया। यानी कि जिस समय पैदा हुआ, मान के चलो उस समय सरसों जो मस्टर्ड था वो सपोज 2400 का 40 kg, यानी हम लोग के यहाँ गांव में मन बोलते हैं, ठीक है ना, कि इतने रुपए मन। तो मान के चलो कि उसमें 40 kg होता है, तो 2400 का 40 kg बेच दिया। अब ये किसान को पैसे की जरूरत थी, इसने उस समय बेच दिया। अब इसको बाद में फिर ऑयल तो ये यूज करेगा, इसको फिर 4800 में खरीदना पड़ा। तो ये उसकी मजबूरी थी। लेकिन यहाँ हम जानबूझ करके, तो यदि आपके पास था, इसको बचा करके रखते, यदि मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि उसकी मजबूरी थी, लेकिन फिर भी यदि वो बचा करके रखा हुआ होता तो इसको 4800 पे नहीं खर्च ये खरीदना पड़ता। तो यहाँ सेम सिचुएशन कि यदि आज हम
पेड़ पौधों को काट दें, जंगल को काट दें, कंक्रीट के जंगल हम बना लें, तो लगेगा कि आज डेवलपमेंट अधिक हो रहा है, ग्रोथ अधिक हो रहा है, लेकिन कल उस चीज का बहुत महंगा कीमत चुकाना पड़ेगा। तो आप इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, इशू को, जो डेटा वगैरह से बैकअप देना है। नेक्स्ट है रिवैम्पिंग आवर बैंकिंग सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर। बैंक में जो एनपीए का प्रॉब्लम है, फिर लोन रीस्ट्रक्चरिंग है, फिर बैंक का जो कुछ बीच में आप हर टाइप के बैंक, तो एक तो एनपीए का प्रॉब्लम, दूसरा आपका कारपोरेट जो इथिक्स है उनके कुछ प्रॉब्लम। अभी जस्ट रिसेंटली कुछ दिन पहले एसबीआई के एक्स चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया, उन्होंने कुछ लोन वगैरह जो दिया था, एग्जैक्ट अभी मैंने उस केस को ट्रैक नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कारपोरेट गवर्नेंस का इशू है, एनपीए का है, फिर ये दो जो है मेन इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट को जितना मान के चलो, फिर और भी है कि आपका रिस्क बेटेड एसेट्स वगैरह ये चाहिए, तो ये सब का दिक्कत है। मॉनिटरिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टाइमली मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट का लिटिल सपोर्ट चाहिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर को अधिक पार्टिसिपेशन। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज नथिंग एज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। अब देखो, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में ही सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस। तो कहीं ना कहीं यही चीज तो आपका ये पूछा गया। यदि इस टॉपिक, अब ये इसको सेम उसको कोई भी नहीं लिखेगा, लेकिन इस टॉपिक को ईमानदारी से कोई भी देखा हुआ होता, एनालाइज करके गया हुआ होता, तो 2021 में तो उसको लिखा हुआ होता। तो यही आप रिपीटेशन देखो आ रहा है। नेक्स्ट 2015 का देखो, सरदार पटेल रोल इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स। तो यदि इसमें से आपके पास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपका फ्रीडम स्ट्रगल पे आया, तो इसमें से दो रोल, एक तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में पटेल ने कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया उसके बारे में बेसिक्स थोड़ा सा लिखोगे। उसके बाद जो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, दो पार्ट है पटेल का। और ये टॉपिक क्यों पूछा गया था कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो सरदार पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना कावड़िया में 182 ये का, तो वो उसमें से ये आपका जो है इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो जनधन अकाउंट, जैम ट्रिनिटी, तो जनधन आधार एंड मोबाइल, तो जनधन अकाउंट का जो स्टार्ट उन्होंने किया था उसके आधार पे, और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है डायरेक्ट इस पर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इसका इंपॉर्टेंस हमेशा है। ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है इसके बारे में भी। रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी, ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल टाइप का होता है, इसमें आपको सही से ये करना होता है। इनफैक्ट लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नर की भूमिका पर, उसके बाद फिर विवाद हुआ कि क्वेश्चन ऐसा कठपुतली के टाइप के बोल दिया था, तो फिर गवर्नर से उन्होंने माफी मांगा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा था उसको हम ये करें। तो गवर्नर का क्या भूमिका, दो ड्यूल रोल होता है। एक तो ही इज द हेड ऑफ अ स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इन द सेंस कि नेशन के केस में नहीं, हेड ऑफ द स्टेट वैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो स्टेट एज ए यूनिट के तौर पे। तो जो फर्स्ट पर्सन जो है वो गवर्नर है, यानी कि राज्य में जिस प्रकार सेंटर में जो गवर्नमेंट चलता है वो प्रेसिडेंट के नाम से चलता है, तो स्टेट में जो ये स्टेट में जो रूल होता है वो आपके गवर्नर के नेम से होता है। तो गवर्नर एक उस भूमिका में रहते हैं। और दूसरा जो होता है सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका में भी होते हैं कि स्टेट ठीक ठाक से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो ये आप इंडियन पॉलिटी को सही से करोगे। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, जो भारत में आपदा प्रबंधन, तो ये आपका जो सेकेंड एआरसी है, सेकेंड एआरसी। अब आपको सेकेंड एआरसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बीच बीच में कोई आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हो तो रेगुलर, या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो रेगुलर ये टॉपिक आता रहता है, तो इसमें ऐसा नहीं है सेकेंड एआरसी आप पढ़ने जाओगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, मैं समझता हूँ कि हर महीने एक आध ना एक आध टॉपिक, या हर महीने नहीं तो हर ईयर में 10 टॉपिक, तो 10 टाइम्स तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में ये जरूर रहता है। तो 10 टाइम्स में आप एक आध दो बार तो देखोगे, तो कहीं भी इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट है नेट न्यूट्रलिटी इज ए मस्ट फॉर डिजिटल इंडिया।
तो जो भारत में डिजिटल भारत के लिए नेट तटस्थ था, तो पहले इसमें आपको डेफिनेशन जानना है। जो मैंने बोला ना इंट्रोडक्शन में कि कुछ डेफिनेशनल, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है। नेट न्यूट्रलिटी में बहुत बार क्या होता है कि जो कंपनियां होती है बहुत बार जो अपना चीज़ों को प्रमोट करती है, किसी भी चीज़ को आप उस डायरेक्शन में टिल्ट होते हो या किसी वेबसाइट को खोल रहे हो तो बहुत आसानी से खुल जा रहा है क्योंकि वो उसके प्रमोटेड हैं। और कुछ जो होते हैं मान के चलो एयरटेल का आप इंटरनेट यूज कर रहे हो या रिलायंस का कर रहे हो, तो ऐसा रिलायंस ये करे कि उसके चीज़ों को उसके कुछ वेबसाइट को खोलो तो वो बहुत आसानी से खुल जाएगा, दूसरे को खोलो तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये आपका एक प्रॉब्लम, लेकिन नेट न्यूट्रलिटी होना चाहिए। तो नेट न्यूट्रलिटी टेक्निकल टर्म है, पहले इसके बारे में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है साइनो पाक अलायंस एंड इंडियाज सिक्योरिटी, यानी कि चाइना पाकिस्तान का गठबंधन है और भारत की सुरक्षा के लिए क्या चैलेंज है। जो कहते हैं ना कि जो चाणक्य कहता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, यानी कि चाइना के लिए पाकिस्तान इंडिया जो है एनिमी है और इंडिया का एनिमी कौन है? पाकिस्तान। तो यहाँ इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान। तो इंडिया का चाइना एनिमी और इंडिया का पाकिस्तान भी एनिमी। तो इन दोनों में फिर दोस्ती है। तो उस ढंग से तो चाइना पाकिस्तान जो उसमें आप सिर्फ मिलिट्री नहीं, मिलिट्री से लेकर के इकोनॉमी, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करना है। नेक्स्ट 2014 का देखें हम यदि, तो रोल ऑफ फिल्म्स इन प्रमोशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल पे इनफैक्ट एनसीईआरटी पे इसमें बहुत, अब एक किसी एक एनसीईआरटी नहीं, इसमें कई एनसीईआरटी में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि फिल्म किस ढंग से फ्रीडम स्ट्रगल को प्रमोट किया। बहुत सारे मूवी यदि देखोगे तो उसमें आज़ादी, अंग्रेजों के हम जब गुलाम थे तो मूवीज ने भी उस समय, हमारे पास मूवी में टेक्नोलॉजी बहुत सारा नहीं था, लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट ही था या फिर कुछ उसके पहले यदि थोड़ा पहले जाओ तो जो आपका साइलेंट मूवी होती थी, तो वो सारे जो है मूवी का भूमिका निभाए। अब ये है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंजाब और हरियाणा कहीं ना कहीं, सो पंजाब हरियाणा को ही हम दोस्त नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया का ही बहुत एरिया है, मान लिया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का जो एरिया है उसमें भी सूखा पड़ रहा है, आप गन्ना का खेती कर रहे हो। गन्ना में क्या है कि वाटर ही तो है, वो वाटर से ही तो जूस तैयार हो रहा है। वो अब वाटर बहुत ज्यादा उसमें जरूरत है, लंबे समय तक उसमें वाटर की जरूरत है। तो आप जिन एरिया में जो पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज कर रहे हो, आप एक्चुअल में रिवर्स में जा रहे हो। पानी कम हो रहा है तो और वाटर, आपको क्या चाहिए कि जिस एरिया में पानी कम है तो उसमें हम लेस वाटर कंजम्पशन वाला क्रॉप को, अभी जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट था कि 1 kg राइस यदि हम प्रोड्यूस करें तो 70,000 लीटर वाटर की जरूरत होती है। समझ सकते हो सेम सिचुएशन आपके गन्ने में है। गन्ना में उतना ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि जो राइस होता है ना उसमें फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो फ्लड इरिगेशन में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, हाँ कुछ में जैसे है हमारे एरिया में, मान के चलो बिहार है और ये सब में बंगाल है या जो भी ये है, तो उसमें वर्षा के टाइम में कंटिन्यू वो उसमें आपको करने की जरूरत नहीं होती है, वो खेत में ऑलरेडी फ्लडेड वाटर होता है, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस एरिया में आप ग्राउंड वाटर निकाल करके करते हो तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है आपका मास ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर द की टू रिड्यूसिंग फ्यूल एक्सपेंडिचर। इसमें आप मेट्रो को ले सकते हो, डिफरेंट जो भी चल रहा है जैसे डेडिकेटेड जो कॉरिडोर हैं उसके लिए आप ये कर सकते हो। तो इसमें अर्बन भी लोगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लोगे, और बहुत सारी चीजों को डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपको रिलेटिव फ्यूल कंजम्पशन और रिलेटिव एक्सपेंडिचर भी आपको दिखाना होगा। तो ये आपका मास ट्रांसपोर्ट के लिए कह रहा है, तो जन परिवहन पर इस पे मेनली फोकस करना है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसमें नहीं लोगे, जन परिवहन पे ये, यानी कि ये आपका हमारा फॉर एग्जाम्पल उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, ये है, फिर ट्रेन है। अब यदि रिलेटिवली हम देखें तो और प्राइवेट व्हीकल भी हैं, तो इन सारी चीजों का कंपेरेटिव देखना होगा। नेक्स्ट आपका है इंश्योरिंग गुड हाइजीन विल गिव द नेशन बेटर पे ऑफ देन फूड सब्सिडी। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि फूड सब्सिडी से कितना गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। और यदि हम इसमें कुछ रिपोर्ट आते रहते हैं, वर्ल्ड बैंक के आते रहते हैं, नीति आयोग के आते रहते हैं, फिर उसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
का रिपोर्ट आते रहता है, डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट आते रहते हैं। तो उसमें ये होता है कि यदि हम मान के चलो कि हाइजीन एश्योर करें तो हमारी जीडीपी इतनी परसेंट बढ़ सकती है। और यदि हम लेकिन फूड सब्सिडी जो है, फूड सब्सिडी ऐसा नहीं है कि हमें बंद कर देना चाहिए, नहीं, फूड सब्सिडी हमें देना है, लेकिन वो रिलेटिव कंपैरिजन कह रहा है कि यदि हम फूड सब्सिडी जो दे रहे हैं उतना एक्सपेंडिचर यदि हम आपके ये हाइजीन मेंटेन में करें तो वो जो होगा वो अधिक आपका रिटर्न देगा। कोविड 19 पैंडेमिक में हमने देखा कि हमारी हेल्थ व्यवस्था किस ढंग से चरमराई, लोगों के लाशें नदियों में बह रही थी, अंतिम संस्कार करने कोई नहीं कर पा रहे थे, या फिर बहुत लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं थे। तो हमें हाइजीन, गुड हेल्थ, एक हेल्दी पर्सन है वही एक अच्छा लेबरर हो सकता है, वही एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। तो ये सब के बारे में भी आप इकोनॉमी का एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अ चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन देखो, ये डिफरेंट फॉर्म में आपका ये 2018 में आपका आया हुआ था डिफरेंट फॉर्म में। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है ये धार्मिक कट्टरवाद जो है वो चुनौती है। चाइल्ड लेबर एंड एक्सेप्टेड इंडेमिक रियलिटी इन इंडिया, ये प्रॉब्लम है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जस्टिफाई इसको करोगे। ये एक्सेप्टेड इंडेमिक रियलिटी है, स्थानिक वास्तविकता है, लेकिन क्या समस्या है, क्यों समस्या है, ये आपको दिखाना और इसके सॉल्यूशन के लिए क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, ये सारे आपको प्रेजेंट इसमें से करना होगा। नेक्स्ट 2013 का देखो, तो 2013 फर्स्ट टाइम था जो ये 4A से पूछा जाने लगा। 2012 तक जो है 1A से लिखने के लिए कहा जाता था। तो नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज ए कंसर्न, क्या होता है कि ये प्रॉब्लम जो इनफैक्ट मेडिकल इथिक्स कहता है या फार्मास्यूटिकल जो इथिक्स है वो भी ये कहता है कि किसी भी डॉक्टर को ये नहीं हो कि पैसे लेकर के ये प्रेस्क्राइब करना चाहिए मेडिसिन की, ये मेडिसिन आप लो, इस ब्रांड का मेडिसिन अच्छा है। और किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपनी को भी ये नहीं चाहिए कि हम पैसे दे करके डॉक्टर से लिखवाएं। मेडिकल इथिक्स यही कहती है ना कि डॉक्टर कोई भी चीज के लिए, मान के चलो कि कोई एरिया है, पार्टिकुलर एरिया, या कोई गरीब फैमिली है या जो भी है, तो उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं, अब वो ट्रीटमेंट कराने आ रहा है, अब उसको आप जबरदस्ती ब्रांडेड मेडिसिन लिख दे रहे हो, तो गरीब तो जान बचाने के लिए लोन ले, कर्ज ले, गहने बेचे, अपनी जमीन बेचे या जो कुछ करे, लेकिन ट्रीटमेंट कराएगा। लेकिन सेम सिचुएशन मान के चलो कि कोई मेडिसिन है, 100 रुपी पर टैबलेट मिल रहा है यदि ब्रांडेड, और वही यदि जेनरिक है वो 10 रुपीज मिल रहा है। बिलीव मी, मैं कभी कभी गाँव में देखता हूँ तो कुछ जो नॉर्मल जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंडियन हेल्थ केयर को ठीक ठाक वो रखे हुए हैं। तो सिंपल जब बीमारी होती है तो आदमी वहां जाता है, कभी कभी ऑब्वियसली बात है झोला छाप इन द सेंस की, हाँ कुछ जो नॉर्मल जानते हैं तो कभी कभी हम लोग भी चले जाते हैं, कुछ सिंपल सा हुआ तो ठीक है आप ये कर लो, क्योंकि आप बड़े हॉस्पिटल में हर समय नहीं जा सकते हो। तो उनको मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे मेडिसिन जो जेनरिक मेडिसिन है वो लाए, 2 रुपया में 10 टैबलेट, 2 रुपीज में 10 टैबलेट, 3 रुपीज में 10 टैबलेट, अब उसको ये किए तो क्या है कि उसके लिए फायदा क्या है कि डॉक्टर को भी थोड़ा फायदा है और जो पेशेंट है उसके लिए भी। अब सेम मेडिसिन आप 100 रुपी, 200 रुपी सिर्फ डॉक्टर बोलेगा मेडिसिन का, अब 100 रुपीज में नॉर्मली आपका वो उनका फी भी इंक्लूडेड हो गया, कुछ मेडिसिन भी दे दिए, तो 100 रुपी आप पे कर दिया कोई भी। अब 1000 बड़े हॉस्पिटल में जाओ, 1000 रुपी हो गया, अननेसेसरी टेस्ट वगैरह। तो ये जो आपका है ये इशू को देखोगे, ये इथिक्स का इनफैक्ट जो इथिक्स जो पेपर 4 सिविल सर्विसेज का होता उसमें भी ये एक इशू टॉपिक है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। अब देखो जो कुछ ये इशू हैं बॉर्डर डिस्प्यूट वाले, तो ये रेगुलर रूप में चलते रहते हैं, चाहे वो कर्नाटक और तमिलनाडु का हो, या फिर वो कर्नाटक और गोवा का हो, या फिर वो बिहार और झारखंड का हो, या फिर वो बिहार और यूपी के बीच, तो बिहार और यूपी झारखंड के बीच में उस लेवल का नहीं है। लेकिन जो इधर तमिलनाडु वगैरह वाला देखो, कर्नाटक, ये रेगुलर रूप से बहुत विवादित हो जाता है। तो उसमें आपको इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें मेंटेन करना पड़े, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा किस आर्टिकल में है, इसके क्या प्रोविजंस हैं। ये एग्जांपल्स तो आपको देने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंटेन करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा।
रोल ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी स्वाधीनता संग्राम में समाज सुधारकों की भूमिका। इसमें आप ऑलरेडी आप पढ़े हुए पेपर 1 में हैं, राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, फिर B.R. अम्बेडकर फॉर एग्जाम्पल हैं, या फिर विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, तो इन लोगों को आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट आपका है इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग वैल्यू ऑफ रूपी इन इंडियन इकोनॉमी। उस समय देखो क्या है, 2008 से लेकर के 2013 तक ये डी सुब्बा राव जो थे आरबीआई के गवर्नर थे। 2013 में ही इनफैक्ट जो आपके रघुराम राजन थे वो आरबीआई के गवर्नर बने थे। 4 सितंबर 2013 को गवर्नर बने थे ये रघुराम राजन। तो उस समय जो है इंडिया का रूपी का वैल्यू गिर रहा था। अभी भी आपको ये जानना होगा, ये टर्म्स को आप यहाँ देखोगे कि डिमोनेटाइजेशन क्या हो रहा है, फिर डिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, इन सारे चीजों को देखोगे तो डेप्रिसिएशन का उल्टा आपका एप्रिसिएशन होता है और डिवैल्यूएशन का रिवैल्यूएशन होता है। तो डिवैल्यूएशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, रिवैल्यूएशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डेप्रिसिएशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में बेसिक अंतर क्या है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है, डिवैल्यूएशन जो है गवर्नमेंट ये खुद करती है। तो इसको ये आप इन चीजों को देखोगे। नेक्स्ट है फिर देखो चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। इनफैक्ट चाइना देखोगे कि चाइना का बहुत बार टॉपिक आपका पूछा जा रहा, तो चाइना का पॉलिसी एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये एग्रेसिव पॉलिसी जो पोस्चर है वो अदर कंट्री के इन द एग्रीगेट जो है, चाहे वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ ये कर रहा, चाहे वो फिलीपींस हो फिर या फिर आपके इधर ताइवान वाला तो उसका अपना इशू है, या फिर यदि देखो इंडोनेशिया वगैरह सब पर धीरे धीरे जापान, तो ये वहाँ उसके बारे में आपको देखना है। चाइना पे हमेशा चाइना पे रखना है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मीडिया पब्लिसिटी ऑन टेररिज्म, यानी मीडिया प्रचार का आतंकवाद पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है उसमें उसके दोनों इम्पैक्ट हो रहे हैं, इन द सेंस कि कहीं ना कहीं वो जो मीडिया सोशल मीडिया से लेकर के वो प्रमोट भी कुछ चीजों को कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मासेस को अवेयरनेस करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। तो दोनों अब जो मीडिया है एक तरह से इनफैक्ट अब जो आपके पास यदि आता है तो ये सोशल मीडिया, इसको आप करके इसको स्टडी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2012, तो देखो इसमें है आपको एक ऐसे ये ईयर जो है 800, अब इसमें देखोगे 800 वर्ड्स का ऐसे है और 80 मार्क्स का, सेम 80 मार्क्स लेकिन 800 वर्ड्स के अब हैं। तो इसमें है इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये उस समय था जब रीजनल पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा था। अभी 2014 से देखोगे कि सेंटर में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, इन द सेंस की अपने बूते पे बीजेपी के पास ऑब्वियसली एनडीए अलायंस जो है पावर में है, लेकिन बीजेपी के पास अपनी खुद की मेजोरिटी है, इसके पास अपनी सेल्फ मेजोरिटी है। लेकिन उस समय जो था कोलिशन पॉलिटिक्स, और वो ये ईरा था जब बहुत बुरी स्थिति चल रही थी, जो मनमोहन सिंह एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे, अन्ना जी अलग मूवमेंट थे, रामदेव अलग मूवमेंट कर रहे थे, और उस समय हमारे माननीय श्री विनोद राय सीए जी वो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी, और अभी उन्होंने कुछ चीजों के लिए माफी मांगा कि हमने जो भी कुछ हुआ बहुत सारी चीजों के लिए माफी भी कुछ चीज के लिए उन्होंने मांगा कि, तो विनोद राय जी भी अहम भूमिका निभाए, अन्ना जी, और ये तो वो उस समय जो था रीजनल पॉलिटिक्स ये चल रहा था, तो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के में ये एक टॉपिक है, आपको इसके बारे में ऑब्वियसली जानो। ये नेक्स्ट आपका है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इंडिया क्रिटिकल नीड। ये ये जो अभी वर्तमान का गवर्नमेंट है ये भी पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो मोदी गवर्नमेंट है, कि पॉपुलेशन हमारा ऑलरेडी हम बहुत हाई पहुंच रहे हैं, और 2040 के आसपास जो है हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। तो अब तक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेकेंड मोस्ट पॉपुलस, तो आपके जो कमिंग जनरेशन है, आपके बच्चे जो होंगे वो लिखेंगे इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड।
तो कहीं ना कहीं इसके जो इंडियाज क्रिटिकल नीड, ये जो आवश्यकता है भारत का, तो इससे क्या होता है कि हमारा पॉपुलेशन क्या है, कब से कितना तक बढ़ा, क्या ग्रोथ रेट है, ये के बारे में थोड़ा सा डेटा प्रेजेंट करोगे, और क्यों बढ़ रहा है ये दोगे, और कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है ये बताओगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, और लोगों को किस चीज से होगा, तो ये आपको जरूरी है। नेक्स्ट है माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्री टू इंडिया एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये देखो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेश से माइग्रेशन, ये जो चलते रहता है। तो माइग्रेशन जो आइदर इंडिया का केस हो या वर्ल्ड में हमेशा माइग्रेशन का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चलते रहता है। माइग्रेशन दो कारण से होता है, एक पुश फैक्टर है, एक पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर तो है अट्रैक्ट कर रहा है, इंडिया से रेगुलर लोग अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ये सब में माइग्रेट करते हैं। वो माइग्रेट क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो फॉरेन कंट्री में है एज ए सॉफ्टवेयर पर्सनल, तो वो आइदर जो भी है, कुछ सॉफ्टवेयर मैनेजर हैं, टीम लीड हैं, व्हाट्सएवर रोल में है, तो क्या है, उनको पुल फैक्टर है, वहां अच्छी सैलरी मिल रही है, यूएस में अच्छी सैलरी मिल रही है, यूके में अच्छी सैलरी मिल रही है, जर्मनी में अच्छी सैलरी मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो पुल फैक्टर है, सॉरी पुल फैक्टर, वो खींच रहा है। लेकिन पुश फैक्टर एक है कि सदी रोहिंग्या को किलिंग किया जा रहा है, तो वो जान बचा करके आ रहे हैं। तो पुश फैक्टर जो है, और क्या किसी एरिया में सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वहां से लोग करते हैं, तो जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो तो हमारे जो नेबरहुड से हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं इथनिक क्लींजिंग और ये सारे चीजों के कारण रोहिंग्या वगैरह वाला अभी भी इशू चलते रह रहा है। तो ये आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोपिंग विद चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में जो है कि टेक्नोलॉजी किस ढंग से सहायक हो रही है, किस ढंग से भूमिका निभा रही है, ठीक है। तो ये इस पर देखोगे जो अभी टेक्नोलॉजी में क्या है, इसमें भी देखो 800 वर्ड्स में लिखना है, और 4 में से 1 को सेलेक्ट करना है। तो डू द मॉडर्न मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट पोज अ थ्रेट टू आवर कल्चर एंड सोसाइटी। तो कल्चर और सोसाइटी पर किस ढंग से प्रभाव डाल रहा है, तो करा कि डू द मॉडर्न, ये करा कि मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यस और नो में आप आंसर दे दोगे, नहीं, उसमें आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि ये यदि पोज कर रहे हैं तो किस ढंग से, या एडवांटेज दे रहे हैं तो किस ढंग से दे रहे हैं। तो आपको एडवांटेज भी देखना है और डिसएडवांटेज भी देखना है, दोनों तरीके से चीजों को करना है। अब नेक्स्ट है आपका, कैन लॉ अलोन फाइट करप्शन। क्या कानून अकेले भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं? नहीं। इनफैक्ट इसका आंसर आपका नहीं हुआ, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि करप्शन किस ढंग से फैला हुआ है। अब उसमें से करप्शन को आपको पहले डिफाइन करना है कि करप्शन एक्चुअल में क्या है। अब उसमें से यदि आप जानते हो कि सेकेंड एआरसी क्या कहता है इसके बारे में, ये चीजें हैं, यदि जानोगे, इसमें भी एनसीईआरटी के कुछ चीजों को देखोगे तो उसमें से आपको मिलेगा, उसमें डेफिनेशन डिफरेंट दिए हुए रहेंगे। नेक्स्ट आपका है वुमेन इंपावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास, जो आइदर वुमेन का इंपावरमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, सोशल स्टेटस, या फिर उनका जो रिजर्वेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन, तो ये सारी चीजें, फिर इकोनॉमिक इंपावरमेंट और एजुकेशन। इनफैक्ट दो हम यदि देखते हैं, इकोनॉमिक इंपावरमेंट और एजुकेशनल इंपावरमेंट, ये दो है सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि इफ यू टीच मेल, देन यू आर टीचिंग अ पर्सन, या यू आर स्किलिंग अ पर्सन, बट इफ यू आर टीचिंग वुमेन, यू आर टीचिंग इंटायर जनरेशन। तो वो बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट आपका है सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स फॉर इंडिया इन द इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो जियोपॉलिटिकल उभरते भू राजनैतिक पर्यावरण में भारत के सुरक्षा आदेश है, यानी कि भारत का चाहे अमेरिका कहीं अटैक कर रहा है, या रसिया मान के चलो कि क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, या फिर यूक्रेन के साथ अभी स्थिति बहुत बुरी बनी हुई है, और या अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, चाइना जो मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, तो उसके कंडीशन में भारत किस ढंग से प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट 2010 में देखो 600 वर्ड्स के एक ऐसे, तो आपके शुरू में 600 वर्ड्स का एक ऐसे, फिर
2 ईयर्स में ऐसा हुआ कि 800 वर्ड्स का 2 ऐसे, फिर बाद में जो आपका 2013 से 300 वर्ड्स के ऐसे कर रहे हैं। तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर आर सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस ये एक तरह से सॉफ्ट स्किल्स उनके लिए जरूरत क्या है ना, कि बहुत बार देखोगे कि चाहे वो मणिपुर हो या जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल रेप, टॉर्चर, ये सारी घटनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट स्किल्स बहुत सारा जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन वगैरह ये करेंगे, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन टेरर इशू, मीथ और रियलिटी। ये सब में क्या है कि जो यूएन, आप फॉर एग्जांपल चाइना का केस लोगे तो 1267 सैंक्शन के तहत जो है आपका जैसे मोहम्मद जो चीफ मौलाना मसूद अजहर है, उसको यदि हम टेररिस्ट, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के रूप में घोषित करना चाह रहे थे, चाइना अड़ंगा डाल रहा था। फाइनली चाइना ने एक्सेप्ट किया उस चीज को। तो इसमें मीथ और रियलिटी ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि कहते कुछ और हैं और करते एक्चुअल में कुछ और हैं। आप केस ले सकते हो चाइना का कि 1267 सैंक्शन के केस में इन्होंने ये किया। और रियलिटी ये है कि कुछ कोऑपरेशन वगैरह भी हो रहे हैं, ऑब्वियसली है। अब नेक्स्ट है प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस, प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन आर सोसाइटी। हमारे समाज में आचरण में बहुलवाद, यानी कि जो जैसे जो प्लूरलिज्म है, अब फॉर एग्जांपल कोई अर्बन एरिया देखोगे, अर्बन सिटी, या इनफैक्ट हमारे पार्लियामेंट को देखो या हमारे क्लासरूम को देखोगे, बहुत सारे जो फॉर एग्जांपल कुछ जगह इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ या कुछ जगह मेडिकल कॉलेज में जाओ, फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल लो आईआईटीज। इंडिया के किसी भी आईआईटी को लो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में लोकेटेड है, उसमें मिनी इंडिया आपको मिलेंगे। किसी भी आईआईएम में जाओ, मिनी इंडिया आपको मिलेगा। किसी भी एम्स में जाओ, मिनी इंडिया आपको मिलेंगे। तो इसमें से क्या होता है कि प्लुरलिज्म जो है वो हमारा, लेकिन क्या है, अब ये ओपन इंडेड है। ये नहीं दिया ना कि प्लुरलिज्म इन इंडिया, प्रैक्टिस इन इंडिया इज गुड बैड व्हाटसोएवर। आपके पास ओपन इंडेड है, तो आप दोनों चीजों को लोगे, कुछ अच्छी भी है और क्या समस्या है और किस ढंग से चीजें आगे मूव कर रही है। नेक्स्ट आपका है द डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट। ये सब होता है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, खास करके ये ट्राइबल जो है, ट्राइबल इससे ज्यादा सबसे अधिक प्रभावित जो हुए हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको सबसे अधिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। ठीक है, लास्ट 2009 का ये है, इसमें भी आपको 600 वर्ड्स में लिखने हैं, 1 लिखने हैं। तो शुड यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज पर्सनल बी अलाउड टू फॉर्म एसोसिएशन। तो ये कह रहा है कि एसोसिएशन बनाना चाहिए, तो अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविजन ये दोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, और इनफैक्ट आपको ये होना चाहिए कि उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल होने चाहिए, लेकिन उनके एसोसिएशन उस ढंग से नहीं होनी चाहिए जो अदर है, क्योंकि आर्म फोर्सेस को स्ट्राइक करने का राइट नहीं होता है। बिकॉज अब जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया का किसी कंट्री के साथ युद्ध हो रहा है, अब उस केस में बोलेंगे कि ऐसा है कि सबसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट सबको ला करके दो, तभी हम फाइट करेंगे, ये जो वेपन है ये आएगा, तो वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें जो है, अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वाले हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसमें से उनको इस ढंग से लाया गया है कि आप इंडस्ट्रियल के अंदर नहीं आ रहे हो, अब एक तरह से डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ रहे हो, तो आपके पास प्रोटेस्ट करने में से ये एसोसिएशन का अधिकार नहीं है। तो उस केस में आपको अभी भी देखना चाहिए, और इनफैक्ट आपका फाइनल जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि देयर शुड बी डिफरेंट प्रोविजन ऑफ रिड्रेसल मैकेनिज्म, बट नोट इन ट्रेडिशनल फॉर्म एसोसिएशन। नेक्स्ट है नोट रीजन और फैक्ट्स बट एटीट्यूड्स रिजॉल्व्स प्रॉब्लम, यानी कि समस्याएं अभिवृत्ति से सुलझती है, न तर्क से और न तथ्यों से। तर्क और तथ्य को प्रेजेंट करके आप सारी समस्या को समाधान नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होनी चाहिए। नेक्स्ट है शुड अ डेवलपिंग कंट्री स्पेंड मनी ऑन स्पेस रिसर्च। यस, इनफैक्ट इंडिया इज द साइनिंग एग्जांपल। आपको उसके एडवांटेज बताने होंगे और क्या एक्सपेंडिचर हो रहा, और इनफैक्ट इंडिया जो है बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा कर रहा है, तो करना चाहिए। नेक्स्ट है शुड कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बी बैंड इन आर स्कूल एंड होम्स।
इनफैक्ट इसमें आपको यस बोलना है और उसको जस्टिफाई करना है। तो उसको चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस एक होता है, सीआरपी, ठीक है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। तो उसमें डेमोक्रेटिक चाइल्ड प्रैक्टिस होता है, अथॉरिटेटिव होता है। तो हमें चीज़ों को यदि इन चीज़ों के बारे में यदि देते हो कि सीआरपी क्या होता है, यानी कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस क्या है, तो स्कूल के केस में चीज़ें और ये में करना, ठीक है। तो ये हमने 2009 तक, 2021 से 2009 तक का आपको ये किया। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में इवनिंग में मिल जाएगा, ठीक है, केन स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप में। और इनको प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, आप ये कंटिन्यूअस करो, लेकिन हर टॉपिक के बारे में सर्च करो। इतना टॉपिक को यदि ईमानदारी से आप समझ करके करते हो तो मैं समझता हूँ 22 में जब आपका एसे आएगा, देखो इसमें सेल्फ स्टडी से भी आप ये इसको कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को जब आप लिखते हो, टॉपिक को लिखते हो, तो कोई होना चाहिए जो आपको इनपुट प्रोवाइड कर सके, वो बता सके कि यस आपने जो लिखा है वो सही है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। लॉट ऑफ टाइम आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, लॉट ऑफ टाइम आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक होता है, लॉट ऑफ टाइम आपका ऑर्डरिंग मिस्टेक होता है। तो हर चीज़ में जो है इसको रेगुलर रूप से आप करो, इन सारे टॉपिक्स को देखो, समझो, रेगुलर रूप से करो। ये इतने 13 इयर्स के यदि आप ईमानदारी से कर लेते हो तो मैं समझता हूँ कि कोई भी टॉपिक आए एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैंने सोचा ठीक है सारी चीज़ों को मैं इसमें कंसिडर कर लूँ और इनको आप देखो, समझो, प्रॉपर तरीका से हर को एनालाइज करो। ओके, थैंक यू।